Good morning, everyone. Welcome once again to your own study platform. आज स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस को और बेस्ट वे में इसको जल्दी से कवर करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं जानना होता है कि देखो बात चल रहा है, चैप्टर है बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले क्या जानना होगा कि सर मेंटेनेंस बताओ कि मेंटेनेंस क्या होता है। भाई मेंटेनेंस क्या है कि किसी भी आपका कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपका व्हीकल को भी लगा लो, तो मेंटेनेंस इन शॉर्ट इन टर्म क्या होती है, अभी उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, जो भी उसकी कंडीशन है उसकी कंडीशन को बेस्ट रखना ताकि उसमें ये लगा लो भी एक लॉन्ग लाइफ तक वो चल सके। ठीक है ना। तो मेंटेनेंस का मीनिंग क्या हुआ भाई कि उसकी कंडीशन को मेंटेन रखना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना। और कैसे कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके रख सकते हैं भाई, है ना। और क्या कर सकते हैं, या तो ये लगा लो अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है, उसमें कोई डैमेज होता है, या तो हम उसको रिप्लेस करेंगे उसके पार्ट को, या फिर हम उसको रिपेयर करेंगे भाई। ठीक है ना। तो भाई मेंटेनेंस की क्या होती है, मेंटेनेंस इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन डन टू प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन इन द बिल्डिंग, also to repair the damage in which are happening in the building। क्या कहता है भी, कहता है कि अगर आपकी डिटेरियोरेशन हो रही है तो उसको तो करेंगे प्रिवेंट, और अगर डैमेज आ रहा है तो डैमेज को क्या करेंगे भाई, डैमेज को करेंगे रिपेयर। ठीक है ना। तो डैमेज को करेंगे रिपेयर, ये बात क्या हुई, ये मेंटेनेंस के अंदर होगी। अब ये बोलता है द डैमेज हैपनिंग इन द बिल्डिंग व्हेन सम पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट फंक्शन वेल। कहते हैं डैमेज कब होगा बिल्डिंग में, डैमेज कब होगा, जब उस डैमेज को रिपेयर करना है ना। तो डैमेज कब हो रहा है, कहते हैं कि जब कोई बिल्डिंग का कोई पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, वेल फंक्शन नहीं कर रहा है भाई, इन दैट केस देयर विल बी डैमेज इन द बिल्डिंग। अब ये बोलते हैं बिल्डिंग में डैमेज ना कई टाइप के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, जो उसमें हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसमें डैमेज हो सकता है। वाटर सप्लाई में भाई कुछ भी गड़बड़ी आ सकती है, फ्लोर रूफ ड्रेनेज सिस्टम, इनमें भी कोई आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे भाई, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करके। और मेंटेनेंस किस वे में करेंगे भाई, या तो उसको रिपेयर करेंगे या इक्विपमेंट को रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर माने उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो भाई आपकी बिल्डिंग का कोई पार्ट है वो वेल फंक्शन नहीं कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी डैमेज इन द बिल्डिंग एंड वी विल कवर दैट डैमेज आइदर बाय रिपेयरिंग इट और आइदर बाय रिस्टोरिंग इट। ओके। नेक्स्ट बोलता है भाई कि मेंटेनेंस का मेन पर्पज पता क्या होता है, मेंटेनेंस का मेन पर्पज होता है कि एक जो उसके अंदर बंदे रह रहे हैं ना, ये लगा लो भी कोई उसके अंदर कोई रेसिडेंस है, तो उसके अंदर जो भी बंदा रह रहा है तो उसको सेफ फील होना चाहिए कि मैं इसके अंदर रह रहा हूँ, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी, है ना। तो अब देखो भाई, अब मेंटेनेंस की डेफिनेशन आपने ये पीछे देख लिया। अब रिपेयर की डेफिनेशन देखो, रिपेयर क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस की एक पार्ट है, मेंटेनेंस के पार्ट है रिपेयर है। रिपेयर से और रिस्टोरेशन से, रिप्लेसमेंट से हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस को बिल्डिंग की मेंटेनेंस को कंटिन्यू रखेंगे। ये बोलता है रिपेयर की डेफिनेशन बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ अ ब्रोकन डैमेज्ड होलसम डिवाइस इक्विपमेंट पार्ट। कहता है कि कोई भी चीज की आप क्या करोगे, डैमेज पार्ट को जब रिस्टोर करोगे, और वो कैसे करोगे, भाई उसको उसको एक बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करके। तो अगर आपका कोई ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट की रिस्टोरेशन को क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे रिपेयर, है ना। ये सारे टर्म आपने सीख रखे हैं भाई, सारे टर्म आपको पता है, लोकल लैंग्वेज में सब चीजें पता है आपको, आपने सारी चीजें अपने ये लग रहा है अपनी आंखों से देखी है। बट ये थोड़ा क्या, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में इन चीजों को हमें पढ़ना है अभी। अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस क्या है, कहते हैं कि सर इसको जो आपकी बिल्डिंग है ना, उसकी जो कंडीशन है ना उसको मेंटेन रखना है, गुड कंडीशन को मेंटेन रखना है। जो उसकी यूजुअल लाइफ है ना सर, जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसको एक्सटेंड करना है। सर बोलता है कि इसको जो इसके अंदर लेंडर है, इसका जो भी उसको किराए वगैरह पे ले रहा है भाई, है ना, तो उसको सिक्योरिटी सेफ एफिशिएंसी उसको फील होनी चाहिए कि जिस बिल्डिंग के अंदर वो रह रहा है वो रहने के लिए सेफ भी है या नहीं है। और उसका हमें क्या करना है कि मेंटेनेंस के द्वारा, मेंटेनेंस का एक और ऑब्जेक्टिव है कि उसकी डिटेरियोरेशन है, जो फिजिकल एसेट होंगे उनकी डिटेरियोरेशन को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट बोलता है भाई जो आपकी एस्थेटिक वैल्यू है और इकोनॉमिक वैल्यू है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। भाई ये लगा लो कि अगर आपने कोई घर रेंट पे ले लिया, मानो 5000 उसका रेंट है उस घर का, है ना, तो आपको टू द वैल्यू टू द मनी भी तो होना चाहिए ना, कि आप घर में रह रहे हो तो आपको ऐसी फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड होनी चाहिए कि आपको रिपेयरमेंट करवाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये लगा लो भी ओनर ने आपको बोला ले भाई ये 1 मंथ के लिए मैं 1 मंथ के लिए मैं 5000 पर मंथ के हिसाब से तेरे को ये घर रेंट पे दे रहा हूँ,
बट ये होना चाहिए ना, जो भी उसको घर को किराए पे ले रहा है कि उसको कोई दिक्कत ना आए, बार बार ये नहीं कि छोटी छोटी चीजों को लिए उसको रिपेयरमेंट करवानी पड़े, है ना। तो उसको फायदा क्या हुआ फिर। तो एस्थेटिक वैल्यू मानी कि उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो उसका कंसिडरेशन है वो भी तो उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो ओनर को चाहिए कि वो इस तरह से बिल्डिंग को मेंटेन रखे कि इकोनॉमिक वैल्यू जो आपके ओनर को है और जो लेंडर को है दोनों को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट बोलते हैं व्हेन डिटेक्शन occurs due to any region it is inevitable to restore to its original। ताकि अगर कोई डिटेरियोरेशन कोई भी डैमेज हो रहा है ना बिल्डिंग में, तो भाई जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करना चाहिए, अदरवाइज वो छोटा डैमेज होगा वो बड़े डैमेज में चेंज हो जाएगा फिर। नेक्स्ट बोल रिक्वायर्ड, कहते हैं कि अगर बिल्डिंग में किसी चीज के इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ना भाई, तो कर देना चाहिए। टू सस्टेन यूटिलिटी वैल्यू, भाई इसकी यूटिलिटी उसको यूटिलाइज कर सके हम, उसको हमें बना के रखना है, सस्टेन करके रखना है इसको। नेक्स्ट देखो मेंटेनेंस टीम होगी, जो भी मेंटेनेंस टीम होगी वो तीन चीजों को जरूर जरूर आपके एनालाइज करेगी, जो सबसे इंश्योर करेगी सेफ है या नहीं। अभी मेंटेनेंस कब कब प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस होती है ना सर, ये बताओ कि मैं भी सबसे पहले मेंटेनेंस प्रोवाइड, जैसे आप बिल्डिंग के ओनर हो, आपने उसको विजिट किया तो आपने देखा कि कुछ पार्ट ऐसी है कि अगर आप उसको मेंटेन करवा दोगे ना तो आपको कम कम खर्चे में मेंटेन करवा दोगे अब इसको, अदरवाइज अगर ये चीज बढ़ गई एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा भाई फिर। तो वही बात है कि कंडीशन, वो इशू आ रहा है बीच बीच में, किस किस को और किस किस को आ रहा है इशू। हाँ जी, आप बताओ क्लियर है, आप बताओ क्लियर। हाँ जी, अब क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो भाई। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है प्रोवाइड करनी है, आप बिल आप इसका प्रोवाइड करनी है। आपने देखा कि आपने बिल्डिंग को आपकी विजिट किया, आपने देखा कुछ पार्ट की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि वो थोड़ा सा डैमेज थोड़ा सा है, हल्का सा है, आप उसको अगर अभी रिपेयर आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको बाद में जो कॉस्ट कॉस्ट है वो कम बियर करनी पड़ेगी भाई। बाद की कॉस्ट क्या है, कम बियर करनी। कैन से दैट इट इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है भाई। अगर अब उसको रिपेयर करवा दोगे तो थोड़ा ही उसको बियर करना पड़ेगा आपको कॉस्ट को, बाद में करोगे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कंडीशन के बेस पे भी आप उसको मेंटेन, क्या होता है भाई, सेकंड वन बोलता है इसमें आपका, हो ये रहा सेकंड वन बोलता है फिक्स टाइम मेंटेनेंस, कि आपने एक फिक्स टाइम चूज कर लिया भाई, कि आपने देखा कि ये लगा लो ना, जैसे व्हाइट वॉश करवाते हैं ना हम घरों को भाई, आप अपना टाइम पीरियड फिक्स होता है भाई, 3 to 4 ईयर में तो अपने घर को व्हाइट वॉश करवा ही लेना है ना। तो वो क्या होती है भाई, वो भी एक टाइप का क्या है भाई, फिक्स टाइम मेंटेनेंस है। नेक्स्ट भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि आपने ऐसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है भाई, आपको कोई डैमेज ना हो, आपको कोई डैमेज ना हो उसके लिए आप मेंटेनेंस करवाते हो। जैसे कि आप क्या करते हो भाई, जैसे कि आप जब भी पेंट करवाते हो समटाइम आप क्या करते हो भाई, वॉल पुट्टी करवाते हो घरों पे, तो आप क्यों करवाते हो, ताकि आपका भाई वो ये लगा लो भाई पेंट वगैरह आपका डैमेज ना हो, डिटेरिएशन ना हो वहां पे भाई। तो उसका क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि आप पहले से उस डैमेज को रोकने के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो। इसका एक दूसरा पार्ट होता है भाई, इसका एक एक सेकंड एस्पेक्ट होता है भाई करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है भाई, अगर आपका कोई फेलियर हो गया, फेलियर के बाद आप उसको रिकवर कैसे करोगे जल्दी से जल्दी, उसको बोलेंगे भाई करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको बोला, कि फेलियर के आने से पहले ही हमने प्रिकॉशन लिया, प्रिकॉशनरी मेंटेनेंस भी बोलते हैं इसको, कि प्रिकॉशनरी मेंटेनेंस क्या होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रिकॉशनरी मेंटेनेंस एक ही होती है, कि फेलियर के आने से पहले हम कुछ ऐसी चीजें, हम ऐसे फैसिलिटी को अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारा डैमेज ना ही हो बिल्डिंग में। अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस क्या होगी बोली, ये बोलते हैं ये अपॉर्चुनिटी भी ऑपरेशनल मेंटेनेंस है, ये भी कहते हैं किसी भी ऑपरेशन किसी भी कोई भी हम अपने घर में कोई भी हम ये लगा लो भाई कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन के टाइम में हमें कुछ ऐसे ऐसे मेजर लेने पड़ेंगे जिससे हमारा डैमेज आगे ना हो बिल्डिंग में, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी भी पार्ट को ब्रेक कर रहे हो तो भाई उसका इफेक्ट
उसका इफेक्ट किसी दूसरे पार्ट में ना पड़े, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मेंटेनेंस पर्पज आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, उसको बोलेंगे ऑपरेशनल मेंटेनेंस। डे टू डे मेंटेनेंस, भाई डे टू डे मेंटेनेंस में माने कि ये देखो आप डेली घर की क्लीनिंग करते हो, वो भी तो भाई मेंटेनेंस ही है। आप गाड़ी के केस में ले लो, आप गाड़ी को क्या करते हो, डेली क्लीन करते हो भाई, है ना, तो ताकि आपका क्या करे भाई, उसको क्रोजन वगैरह ना हो आपकी कार में। सेम इन द केस ऑफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग की आप डेली सफाई करते हो भाई, है ना, क्लीनिंग करते हो, रूटीन क्लीनिंग करते हो, जिससे आपकी क्या हो, आपकी मेंटेनेंस है, एस्थेटिक वैल्यू उसकी जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जो आपकी कंडीशन है वो बेस्ट है भाई, उसको बोलते हैं डे टू डे मेंटेनेंस। शटडाउन मेंटेनेंस, ये भाई कहते हैं कि ये वाली मेंटेनेंस कभी जब भी कोई आप वर्क को क्या कर रहे हो, वर्क को फिनिश कर रहे हो, वर्क की फिनिशमेंट पे आपकी जो मेंटेनेंस आप एडॉप्ट करोगे उसको बोलेंगे शटडाउन मेंटेनेंस। अब ये बोलते हैं भाई सम ऑफ द कॉमन मेंटेनेंस वर्क इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में सबसे कॉमन मेंटेनेंस वर्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बोलता है भी मेंटेनेंस सर्वे फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम, भी की बिल्डिंग में वाटर सप्लाई आपकी बेस्ट है या नहीं है, ये आपको टाइमली टाइमली आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। ये नहीं अभी कि वाटर सप्लाई जब बंद होगी जब भी आप उसको उसकी तरफ ध्यान दोगे, तो आपको क्या करना होता है कि बिल्डिंग में, आपके एक बिल्डिंग में की वाटर सप्लाई आपकी स्मूथ चल रही है या नहीं, उसको आप मेंटेन करके रखते हो। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, भाई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए भी आप क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो, आप टाइमली आपको चेक करना होता है। अब ये कब कब चेक कर, अर्थिंग का टेस्ट करते हो आप वंस अ ईयर, इंस्टॉलेशन का करते हो भाई ट्वाइस अ ईयर, है ना, पोलैरिटी के लिए करते हो आप वंस इन 5 ईयर्स। तो आप क्या करते हो भाई कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी फैसिलिटी है वो बेस्ट चल रही है या नहीं चल रही है बिल्डिंग में, उसके लिए भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करते हो। नेक्स्ट करते हो भी आप टू अवॉइड फ्लोरोसेंस की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है बिल्डिंग में, इस वाइटिस इफेक्ट हो जाता है आपका, ये किसी वजह से होता है भी, आपका जनरली क्या होता है, साल्ट की वजह से होता है, साल्टी नेचर की वजह से होता है। अगर आप नेचर है या भी आपका कोई और सोल्ट है, क्लोराइड है, वो बिल्डिंग में अगर आपके कोई बिल्डिंग में भी आपके एंटर कर गए, क्रैक आ रखा है, कोई भी पोरस नेचर आपके बिल्डिंग के पार्ट का आपके एंटर कर गए ना, तो आपकी क्या कर देंगे, रिएक्ट करेंगे भी उसके साथ, और थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा अगर उसको, तो एफ्लोरोसेंस वहां पे क्रिएट हो जाएगी भाई। अब इसको ये देखो भाई, ये किस किस वजह से होते हैं, पोरस नेचर हो गया, क्रैक हो गया, एग्जिस्टिंग वॉइड हो गया भाई, और स्मॉल ट्री या प्लांट अगर आपकी वॉइल में जनरेट हो गए, उस वजह से भी आपके सोल्ट है वो एंटर कर जाएंगे थ्रू द मॉइस्चर, एंड आपका क्या होगी, फ्लोरोसेंस, और फ्लोरोसेंस आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोलता है भाई देखो स्टेप्स टू अवॉइड एफ्लोरोसेंस भी देख सकते हो आप, उसके आगे देखो आप फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, भी कौन से फैक्टर होंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस को जो इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इसको भाई स्टार मार्क करेंगे हम। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पे करेंगे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ इस चीज को मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले फैक्टर, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर भाई एज ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ बिल्डिंग, क्या आपकी बिल्डिंग की एज कितनी होगी भाई, अगर आपकी कोई ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है ना, तो आपको उसके मेंटेनेंस की कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप सोचोगे इतना तो मेंटेनेंस इसका करके फायदा नहीं है, इसको फिर नया बनाना पड़ेगा। कोई घर भाई 10 साल पुराना है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग को क्या करोगे, आप सोचोगे नहीं अभी तो इसकी एज कुछ ही नहीं हुई है, आगे और ज्यादा हमें इकोनॉमिक वैल्यू इसकी अटेन करनी है इससे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करोगे और कुछ आप कॉस्ट बियर कर सकते हो, बट आपकी बिल्डिंग काफी पुरानी होगी, ये लगा लो 30 हो गई इस बिल्डिंग को, आप क्या सोचोगे इस पे मेंटेनेंस करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो सेफ ही नहीं होगी, मेंटेनेंस कितनी इसको प्रोवाइड करने तो ये सेफ ही नहीं होगी। तो आप इन दैट केस इट विल बी बेटर टू रिप्लेस दैट पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंस्टेड टू रिपेयर दैट। तो आप उस केस में क्या करोगे, आपका एज फैक्टर काफी मैटर करेगा भाई। तो फर्स्ट क्या हुआ आपका एज ऑफ बिल्डिंग। सेकंड भाई कॉस्ट अप्लाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग, भी आपने बिल्डिंग के लिए क्या किया भाई, बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर करने में कितनी जो पैसा है वो यूज किया है। अगर आपने क्या किया भाई, ये लगा लो आपने कोई एक रूम का एग्जांपल लगा लो भाई, 2 रूम का एग्जांपल लेते हो, इसमें एक रूम को आपने काफी हाई कॉस्ट के साथ आपने मेंटेन करके हाई कॉस्ट के साथ आपने कंस्ट्रक्ट किया है, दूसरे को भाई सिंपल ब्रिक्स वगैरह का आपने यूज कर दिया है ना, उसमें कुछ भी इतना डेकोरेटिव पर्पज कुछ भी यूज नहीं किया है। तो भाई आप किसको मेंटेन करोगे, आप कॉस्ट को नहीं देखोगे ना, जो भी आपका हाई कॉस्ट वाला रूम होगा आप उसकी मेंटेनेंस में आप नहीं सोचोगे कोई भी आप क्या कर रहे हो, कितनी कॉस्ट आ रही है मेंटेनेंस की, आप उसको मेंटेन करके रखोगे इंस्टीड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस। सेकंड वन भाई दूसरा आप हो गए, इसको दूसरे 2 गाड़ियां ली, एक आपने गाड़ी ली फॉर्च्यूनर, एक आपने गाड़ी ली ऑल्टो, आप भी हाई कॉस्ट की मेंटेनेंस हो गया, आप उसको बेस्ट मेंटेन रखोगे क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्ट आपने बियर किया ना बहुत ज्यादा, तो आप उसको बेस्ट वे में मेंटेन रखोगे। सेकंड वन आपने ऑल्टो कार लिया भाई, अगर उसमें कुछ डैमेज भी हो रहा है तो आप सोचोगे यार इतना तो इस पे हमने कोई यूज ही नहीं किया ना,
मेंटेन तो रखोगे, बट जैसे आप फॉर्च्यूनर को मेंटेन रखोगे, आप ऑल्टो को मेंटेन वैसे नहीं रखोगे। सेम केस इसका है भाई कि आपने अगर बिल्डिंग पे ज्यादा मनी यूज किया है ना, ज्यादा कॉस्ट आई है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप उसकी मेंटेनेंस में भी उतना ही पैसा यूज करोगे भाई। अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आप उतना ध्यान उस पर समटाइम्स आप नहीं दोगे। ये थर्ड बोलते भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि आपके रिसोर्स है वो कितने अवेलेबल है। आप देखो भाई, मैन पावर है, मटेरियल है ना, आपकी जो भी इक्विपमेंट है, अगर आपके वो बेस्ट बेस्ट एट द प्लेस अवेलेबल है तो आप उनको मेंटेनेंस में आप टाइम नहीं करोगे। बट आपके इक्विपमेंट अगर आपके अवेलेबल नहीं है तो दैट विल बी अफेक्ट योर मेंटेनेंस प्रोसेस। ये जो बिल्डिंग हुआ, कॉस्ट हुआ, अवेलेबल हो भाई रिसोर्स, अर्जेंसी ऑफ मेंटेनेंस। ये देखो भाई कि आपकी मेंटेनेंस की अर्जेंट आपको कितनी है, मेंटेनेंस कितनी अर्जेंट अभी आपको, है ना। एक क्या केस हुआ भाई, बिल्डिंग में, ये लगा लो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग में आपकी रूफ का कोई पार्ट डैमेज हो गया, है ना। तो आप क्या करोगे भाई, आप जो भी आपका मैकेनिक होगा, जो भी आपका, ये लगा लो भाई, आप बिल्डर को बुलाओगे, आप भी जो भी होगा कंस्ट्रक्टर को बुलाओगे, और आप किसी भी कॉस्ट उसको पे करने के लिए क्या होगे, आप कोई भी कॉस्ट उसको पे करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि आपका कॉस्ट वो पैसा ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है। इन दैट केस आप क्या देखोगे भी, आपकी अर्जेंसी देखोगे कि उस मेंटेनेंस, उस पार्ट को मेंटेन करना कितना अर्जेंट है, उसको रिपेयर करना कितना अर्जेंट है। अगर जिस केस में ज्यादा अर्जेंट होगा, इन दैट केस कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी भाई, चाहे कितनी भी कॉस्ट हो, उसको क्या करना है, मेंटेन करना, रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाई फ्यूचर यूज ऑफ द स्ट्रक्चर, कि भी उस स्ट्रक्चर का फ्यूचर यूज कितना आ रहा है। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारा प्रीवियस इंस्टीट्यूट था, है ना। प्रीवियस इंस्टीट्यूट में हमें क्या करना, हमें पता चला भी हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है, हमें न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट करना है। आने वाली बिल्डिंग में भी थोड़ी सी रिपेयरमेंट थी। अब हमने रिपेयरमेंट में हम ज्यादा भाई ये लगा लो भी खर्चा क्यों करेंगे जब हमें उसका फ्यूचर यूज है ही नहीं उस टाइम पे। जो भी वो वाली उसमें उसके अकॉर्डिंग देखेगा ना कि उसके फ्यूचर यूज में है या नहीं। तो जो थी भाई, हमने उस पर रिपेयर उसको नहीं करवाया, हमने उसकी मेंटेनेंस पे हमने क्या किया, न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया, है ना। तो फ्यूचर यूज ऑफ द स्ट्रक्चर के बेस को और रिपेयर को आप एडॉप्ट कर सकते हो भाई। कि जब भी आप मेंटेनेंस की प्रोसेस कर रहे हो ना, रिपेयर वगैरह करवा रहे हो अपनी बिल्डिंग को, तो ये ध्यान रखना भी वहां पे लोग भी रह रहे हैं, आसपास में आपके नेबरहुड भी है भाई, है ना। ना ज्यादा नॉइस नॉइस पोल्यूशन वगैरह नहीं होने देना है कि आपकी जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले आपके उससे अफेक्ट हो। तो सोशल कंसिडरेशन भी हमें रखनी पड़ती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ यहाँ पे कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर क्या था भाई, मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन दे रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और नीड ऑफ मेंटेनेंस कि उसके ऑब्जेक्टिव बता दिया भैया भाई। सेकंड बोलता भी एजेंसीज कोजिंग, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ओके। होनी तो नहीं चाहिए यार, अब तो मॉर्निंग टाइम में तो नहीं था। ओके वेट करो भाई 5-7 सेकंड के लिए, उसके बाद बताओ। अभी मैं 5 to 7 सेकंड के लिए वेट करो, उसके बाद बताओ जल्दी से। ओके अब सही आ रही है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सोनू अभी बताओ जल्दी से। सोनू, अंकुर, विजेंद्र, ठीक है भाई। अगर अब ठीक है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे। ये बोलता है भाई एजेंसीज कोजिंग डिटेरियोरेशन। भाई डिटेरियोरेशन को कौन कौन सी एजेंसीज है वो कोज करेंगी। सबसे पहले तो मैं देखना भाई डिटेरियोरेशन होता क्या है ना। सो डिटेरियोरेशन देखो भाई, डिटेरियोरेशन मींस द फेलिंग, ये वाली नहीं, सेकंड डेफिनेशन देखो। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिटेरियोरेशन क्या होता है भाई, इट इज द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट विच रेंडर इट अनयूजेबल। भी ये बोलते हैं कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या बोल रहा है भाई आपका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर या इसके किसी कंपोनेंट का, जो इसको क्या करेंगे भाई, जो इसको यूजफुल आपका नहीं रहने देंगे, ये इसको यूजलेस बना देंगे भाई, अनयूजेबल बना देंगे, ठीक है ना। डिटेरियोरेशन पता चला कि क्या है, ऐसी प्रोसेस है वो जो धीरे धीरे हो रही है बट कंटिन्यूअस हो रही है, धीरे धीरे हो रही है बट कंटिन्यूअस हो रही है, और
या तो आपकी पूरी बिल्डिंग को या इसके किसी पार्ट को, ये इसके आपके किसी पार्ट को ये क्या करेगी, डिसइंटीग्रेट कर देगी, डैमेज कर देगी, जिससे आप उसको यूज नहीं कर सकते। यूज करोगे तो आपका क्या होगा भी, वो और ज्यादा बड़ा डैमेज होएगा। आपके क्या होगा, आपके लाइफ को भी डैमेज हो सकता है काफी। अब बोलता भी ये कोज ऑफ डिटेरियोरेशन इन द बिल्डिंग क्या होंगे भी, आपके बिल्डिंग में आपकी डिटेरियोरेशन के कोज क्या क्या है। तो सर ये सबसे पहले ह्यूमन, भाई सबसे पहले तो हम ह्यूमन खुद ही है भाई। ये लगा लो आपका कोई भी डैमेज होता है ना, वो छोटे लेवल पे होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं समटाइम। तो इन दैट केस क्या होगा भाई, वो छोटे लेवल पे जब हमने उसको इग्नोर किया तो एक दिन बड़ा बन जाएगा भाई, और बड़ा बनेगा तो और ज्यादा डैमेज हमें प्रोवाइड करेगा, और ज्यादा हमें डैमेज होगा। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये कि हम ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको टाइमली हम उसको एडोप्ट नहीं करते, टाइमली मेंटेनेंस उसको रिपेयरमेंट उसको प्रोवाइड नहीं करते। सेकंड बोलता भी केमिकल डिटेरियोरेशन का सेकंड पार्ट है केमिकल की, केमिकल इफेक्ट। जैसे भी मैंने आपको बताया था एफ्लोरेसेंस क्रिएट हो रही थी बिल्डिंग में, वो किस वजह से हो रही थी, वो केमिकल की वजह से हो रही थी। केमिकल में कौन से हो गए आपके भाई, क्लोराइड हो गया और सल्फेट हो गया, ये दो आपके मेन रीजन है एफ्लोरेसेंस के। और ये क्या करेंगे आपकी बिल्डिंग को डैमेज करेंगे। इन द केस एफ्लोरेसेंस क्रिएट होगा तो आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी भाई, उससे कम हो जाएगी। एफ्लोरेसेंस क्रिएट होगा इन दैट अल्टीमेटली वो डिटेरियोरेट होंगे, डैमेज होंगे, और डैमेज होंगे तो भी उनकी जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बोलते भी एटमोस्फेरिक, भी एटमोस्फेरिक में कौन कौन सी होगी भाई, आपकी एयर होगी भाई आपकी, है ना, एयर होगी, मॉइस्चर होगी, विंड होगी भाई आपकी, और सनलाइट होगी, है ना। ये क्या करेंगे भाई आपकी, ये आपकी बिल्डिंग को अफेक्ट करेंगी और इसकी जो क्वालिटी है और जो इसकी लगा लो भी यूजेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देंगी। स्ट्रक्चरल भी आपकी कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, बिल्डिंग के अगर स्ट्रक्चर कोई भी प्रॉपर नहीं है तो वो भी क्या करेगी आपकी जो इसकी यूजेबिलिटी है उसको कम कर देगी। मॉइस्चर भाई, मॉइस्चर क्या करेगा, डैम्पनेस क्रिएट करेगा भाई, डैम्पनेस क्रिएट करेगा तो आपकी जो भी बियरिंग स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेंथ को कम कर देगा। फायर, फायर इन द केस ऑफ भाई आपके टिम्बर के केस में काफी ज्यादा अफेक्ट करेगी, टिम्बर वगैरह को बर्न कर देगी और आपके बहुत ज्यादा डैमेज। आपने सुना भी होगा भाई किसी बिल्डिंग में जब आग लग जाती है ना, फायर लग जाती है, फायर हो जाती है, तो इन दैट केस आपका काफी डैमेज होता है भाई, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों डैमेज आपके वहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉल्टी डिजाइन, भी फॉल्टी डिजाइन होगा ना तो वहां पे रहना सेफ नहीं है। अगर फॉल्टी डिजाइन है तो उसका खतरा रहेगा कि कभी भी आपकी बिल्डिंग है वो गिर सकती है जहां पे आप रह रहे हो। फॉल्टी कंस्ट्रक्शन भी, डिजाइन तो चलो प्रॉपर हो गया, डिजाइन तो आर्किटेक्ट ने प्रॉपर दे दिया आपको, बट जब उसको कंस्ट्रक्ट किया ना, कंस्ट्रक्ट ढंग से नहीं किया, है ना। आपने आपने लोकल लैंग्वेज में आपके रूरल एरिया में देखा होगा कि आपने जो भी आपका बिल्डर होता है ना, उसने क्या किया भाई, काफी टाइम क्या करते हैं वो दीवार को क्या कर देते हैं, दीवार को टेढ़ी बना देते हैं, है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन की उनकी उनमें क्या होता है भाई, उन पे फैसिलिटी नहीं होगी कुछ, या उसको कंस्ट्रक्ट करना नहीं आ रहा है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन कर रहा है भाई वो, इन दैट केस वो भी आपका क्या होगा भाई, मेंटेनेंस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और मेंटेनेंस क्या बढ़ाएगा भाई, उसको डैमेज ही कर देगा बिल्डिंग को पूरा। नेक्स्ट होगा भाई फॉल्टी मटेरियल, आप क्या कर रहे हो भाई, आप पुअर क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज करोगे ना तो आपकी बिल्डिंग भाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, डिटेरियोरेशन और डैमेज बहुत जल्दी होंगे और आपकी बिल्डिंग को गिरने का खतरा रहेगा बहुत ज्यादा। देखो भाई, ये अभी सारे की सारी चीजें हमने ये वाली, देखो आपका जो केमिकल है वो क्रोजन को प्रमोट करेगा, और मेन केमिकल कौन से भी, क्लोराइड है और सल्फेट है, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे ये देख ली अभी अभी। एटमोस्फियरिक जो आपके फैक्टर हैं ये भी हमने देख लिया, ये कैसे इफेक्ट करेगी वो आपको सबको पता है। स्ट्रक्चरल देख लिया, मॉइस्चर का आपने देखा, मॉइस्चर किस वजह से होगा भाई, फॉल्टी प्लम्बिंग की वजह से, इरिगेशन पर्पज की वजह से आपकी नियर बाय इरिगेशन हो रही है भाई। फायर आपकी बिल्डिंग को पूरी की पूरी डैमेज कर ही देगी, फॉल्टी डिजाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी मटीरियल, फॉल्टी कंपोनेंट और आपके फॉल्टी सिस्टम, ये सारे के सारे बिल्डिंग को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे भाई। अब देखो भाई, अब इनका जो डिटेरियोरेशन हो रहा है आपका, जो एजेंसीज कोज कर रही है उसको, आपके बिल्डिंग मटेरियल पे क्या इफेक्ट है भाई, जो भी आपका बिल्डिंग मटेरियल है ना उस पर क्या इफेक्ट है भी, आपका डिटेरियोरेशन हो रहा है ना, सबसे पहली बात तो आपके यूजिबिलिटी उसको कम कर देंगे, है ना। आपके जो भी बिल्डिंग मटेरियल होंगे ना, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल होंगे, उनकी यूजिबिलिटी को खत्म कर देंगे भाई। सिंपल सी बात तो ये है। अब किस केस में, जैसे कि भाई ब्रिक हो गया, ब्रिक के केस में कैसे उसको डैमेज करेंगे, अब उनकी वर्डिंग अलग अलग है भाई। अब इनकी कहने की कि डैमेज किस केस में हुआ, डैमेज तो सब में हो रहा है, यूजिबिलिटी सबकी खत्म हो रही है, उनको हम यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो अपने क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा हमें ये लगा लो भाई लाइफ सर्वाइवल पे भी आपका खतरा आ सकता है ना। आपकी लाइफ पे यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है भाई। अब इनको ना डिफरेंट मटेरियल के तरफ में डिफरेंट चीजें बोल रखी है इनको भाई, जैसे कि आपका क्या बोलेंगे भाई, ब्रिक के केस में एफ्लोरेसेंस हो गया, है ना। स्टोन के केस में क्या होगा भाई, स्टोन के केस में एब्रेशन वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी भाई, एब्रेशन से उसका जो एब्रेशन से उसका डैमेज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। टिम्बर के केस में उसका डीके हो जाएगा भाई, है ना, डैम्पनेस हो जाएगी अदर केसेस में। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस केस में कौन सा डैमेज होगा और
सबसे पहले ब्रिक का देखते हैं भाई, ब्रिक पे क्या इफेक्ट होगा। ब्रिक पे क्या इफेक्ट होगा, तो भाई ब्रिक पे क्या होगा, ब्रिक की ना जनरली क्या होती है, गुड ड्यूरेबिलिटी होती है, काफी लंबे टाइम तक ये चल पाती है भाई। बट इसका वेदरिंग पे इफेक्ट क्या क्या होगा भाई, वेदरिंग का इस पे इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले होगा भाई एफ्लोरोसेंस। नेक्स्ट वन होगा भाई स्पेलिंग हो जाएगी, स्पेलिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस, माने कि क्या होगा भाई, इसका कुछ पार्ट है ना वो ब्रेक होके गिर जाएगा। चेंज इन अपीयरेंस, भी इसकी अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस काफी खराब हो जाएगी ब्रेक की। देखो ना, जब भी इसकी एफ्लोरोसेंस हो रही है, एफ्लोरोसेंस क्या कर रही है अभी, ब्रेक को काफी बैड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है ना। नेक्स्ट वन होगा भाई टिम्बर। टिम्बर क्या होगा भाई, टिम्बर का डीके हो जाएगा, जो भी इसकी डिस्ट्रक्टिव एक्शन है और फंजाई, जैसे इसको हम ड्राई रूट बोलते हैं भाई, ड्राई रूट बोलते हैं, जो फंजाई का एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रूट बोलते हैं, वो इस पे ग्रो होने लगेंगे भाई। टिम्बर डीके होने लगेगा और ड्राई रूट इस पे ग्रो होने लगेंगी। ड्राई रूट रिक्वायर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 20% एंड स्प्रेड वेरी रैपिडली। भी कहता है कि ड्राई रूट में अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका आ गया ना, मॉइस्चर के केस में और रैपिडली वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। नेक्स्ट बोलो इंसेक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा भी आपके इसमें, जैसे कि आपका टर्माइट एक्शन हुआ। अब देखो ना, ब्रिक के केस में क्या हुआ था भाई, एफ्लोरोसेंस हुआ था, है ना। और टिम्बर के केस में क्या हुआ भाई, डीके हुआ, टर्माइट एक्शन हुआ, है ना, ड्राई रोट एक्शन हुआ आपका भाई। तो ये क्या है, इसकी जो क्वालिटी है उसको डैमेज कर रही है भाई, इसको क्वालिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। हमें क्या करना है, हमें अलग अलग वे में पढ़ना है भाई, इस केस में इसको क्या बोलते हैं। अब जो इनका देखो भाई, जो टिम्बर का डीके हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, डिटोरिएशन ऑफ टिम्बर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं भाई। सबसे पहले तो हम उसको पेंट वगैरह कर देते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं भाई, प्राइमर करते हैं, प्राइमिंग के बाद क्या कर सकते हैं भाई, इनको उनको पेंट करते हैं हम, डिफरेंट कोट ऑफ पेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर सीजनिंग होगी, मॉइस्चर कंटेंट अगर उससे कम होएगा, मॉइस्चर कंटेंट को हम रिमूव कर देंगे, तो उसकी भाई ये लगा लो भी काफी उसकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई कंक्रीट के केस में, कंक्रीट के केस में इसको क्या बोलेंगे, कंक्रीट के केस में वेदरिंग एक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सब सोइल सोल्ट अटैक, कि आपके सोइल से आपका ये आ रहा है भाई, सोल्ट आपका अटैक कर रहा है, इन दैट केस एफ्लोरोसेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, एफ्लोरोसेंस होगा तो उसकी भाई बेरिंग स्ट्रेंथ को, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना कंक्रीट की, उसको ही डैमेज कर देगा। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, कोरोजन ऑफ स्टील, भी आपकी जो भी रेनफोर्समेंट आप कंक्रीट में प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसका कोरोजन हो गया ना, उसका कोरोजन हो गया, इन दैट केस आपका कंक्रीट भी फेल होने लगेगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखो इफेक्ट ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट कैन बी कंट्रोल विद, हम जो कंक्रीट का डिटेरियोरेशन है ना वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले भी ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो को कंसिडर करके, साउंड एंड फ्रेश सीमेंट को यूज करके भाई, ड्यूरेबल डेंसली ग्रेडेड एंड नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट को यूज करके, प्रॉपर बैचिंग, प्रॉपर बैचिंग को हम क्या करेंगे, प्रॉपर बैचिंग करेंगे उस केस में भाई। और क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, प्रॉपर क्योरिंग, उसको प्रॉपर क्योरिंग प्रोवाइड करेंगे। फ्रीजिंग एंड थॉइंग बता देते हैं भाई, रुको। देखो फ्रीजिंग एंड थॉइंग में क्या होगा भाई, जब आपका वाटर है ना कंक्रीट के पोर्स में एंटर हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट में क्या होगा, फ्रीज होएगा, और फ्रीज होगा तो आपको पता है भी जो आइस की जो डेंसिटी होती है ना, जो उसकी वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है इन दैट केस ऑफ लिक्विड फॉर्म। तो क्या करेगा भाई, वो फ्रीज होएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंक्रीट का। आपका ये लगाओ, ये आपका ये वाला कंक्रीट था, इसमें यहाँ पे क्रैक आ गया भाई, ये क्रैक इतना छोटा था, इसमें क्या हुआ भाई, पानी चला गया, वाटर एंटर कर गया, और कोल्ड क्लाइमेट हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ भाई, ये इसकी आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस में हुआ तो इसकी वॉल्यूम खुद को एक्सपेंड करेगा भाई, खुद को एक्सपेंड करेगा तो ये क्रैक को भी बढ़ा देगा ना। ऐसे ऐसे क्या होगा भाई, धीरे धीरे अब नेक्स्ट टाइम में और ज्यादा वाटर एंटर करेगा, वो आइस में कन्वर्ट होगा, फ्रीज होएगा, और वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, तो क्रैक ऐसे बढ़ते 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 बहुत ज्यादा क्रैक बड़ा हो जाएगा भाई, और आपका जो भी कंक्रीट है वो फेल हो जाएगा, उसमें फेलर हो जाएगा भाई। बताओ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग आपको समझ में आया भाई, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग समझ में आया, बताओ। चलो भाई, देखो फोटोज वगैरह इसमें ऐड करने के इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें हैं भाई, ये हमने काफी बार पढ़ गया, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग काफी कॉमन टर्म है ना। आप नेट पे सर्च करोगे तो मैं आपको, देखो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा सारी चीजें भाई, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, वहां पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो भाई मेटल पे क्या होगा भाई, मेटल पे कुछ नहीं है, मेटल का क्रोजन होना है, मेटल का क्रोजन हुआ तो उसकी क्या होगी, उसकी जो क्वालिटी है उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। पेंट में क्या होगा भाई, पेंट क्या होगा, फेड हो जाएगा, है ना। पेंट के केस में कुछ टर्म ध्यान रखने भाई, एक होगा ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग क्या होगा भाई, आपका वाटर वेपर है ना, आपको वहां पे क्या होगा, वाटर वेपर
सरफेस में जो भी आपका सरफेस होगा उसके पीछे आपको फील होने लगेगा भाई कि वाटर के जैसे आपको ड्रॉप सी फील होने लगेंगी, उसको बोलते हैं भाई ब्लिस्टरिंग। फेडिंग भाई उसका कलर फेड हो जाएगा, कलर है इनफैक्ट उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। नेक्स्ट भाई ब्लूमिंग। ब्लूमिंग क्या होगी भाई, ब्लूमिंग होगी भी आपके डल पैचेज आपको शो होने लगेंगे। एक आपका ग्रीनिंग आएगा भाई, इसमें ग्रीनिंग में क्या होगा, आपका ब्रश मार्क दिखेगा भाई पीछे वाला, एक ब्रश मार्क लाइनिंग वाला दिखेगा। और दूसरा क्या होगा, ग्रीनिंग में क्या होगा भाई, आपका जो पीछे वाला पेंट है ना, ऊपर वाली कोट आप ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपका जो प्रीवियस सरफेस होगा ना, आपको एज इट इज दिखेगा भाई, उसकी जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है जो भी आपका, वो आपको एज इट इज दिखेगा। इन दैट केस आप क्या बोलोगे, उसकी ग्रीनिंग बोलोगे इसको। प्लास्टिक के केस में भाई, प्लास्टिक के केस में देखो, जो पोलिविनाइल क्लोराइड होगा ना भाई, वो आपका वाइडेस्ट एप्लीकेशन में होता है, वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में होता है, पीवीसी वगैरह यूज करते हो आप, है ना, तो वो भी आपके क्या होंगे भाई, डैमेज हो जाएंगे। डैमेज होंगे तो आप जिस पर्पज के लिए इसको वाटर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो या आप उसको एनी अदर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, वो आपके डैमेज हो जाएंगे भाई। स्टोन्स वगैरह में क्या होगा भाई, स्टोन आपके 3 टाइप से होते हैं भाई, इग्नियस रॉक से मिलते हैं, सेडिमेंट्री से मिलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से आपको अटेन होते हैं भाई। उनमें क्या होगा भाई, देखो ये वाले डैमेज, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको स्पेलिंग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग। अब आपका कंक्रीट में क्या होगा, स्टोन में क्या होगा, देखो जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, डिटोरिएशन कोज करेगा भाई लाइमस्टोन का, सैंडस्टोन का। और जो इसकी वेटिंग एंड ड्राइंग होगी उसको क्या करेगा भाई, तो उसको ड्राई नहीं होने देगा भाई। और वो क्या होगा, अगर ड्राई नहीं होगा तो ड्राई वेट कंडीशन में आपकी स्ट्रेंथ उसमें डिक्रीज हो जाएगी भाई। फ्रोस्ट क्या करेगा भाई, फ्रोस्ट भी इसको क्या करेगा, लाइमस्टोन को अटैक करेगा। मार्बल क्या करेगा भाई, सल्फ्यूरिक गैसेज की वजह से आपका मार्बल अटैक होता है। ये वो भी डिटेरिएशन के जो भी आपके वेरियस एजेंसी से, वेरियस एजेंसीज आपकी डिटेरिएशन कोज करती हैं, किसकी वजह से डिटेरिएशन होता है, बिल्डिंग में डैमेज होता है। सेकंड वन, उनका डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल पे क्या क्या इफेक्ट हुआ, वो भी सारी चीजें आपने देख ली। थर्ड वन हम देखते हैं, थर्ड चैप्टर में देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट, कि हम डिफेक्ट है जो भी आपका बिल्डिंग में, उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई, उसको कैसे पता लगाएंगे कि आपका डैमेज कहाँ पे है और किस टाइप का डैमेज आपका यहाँ पे अकर हो रहा है। तो भाई डैमेज, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन, कोई भी आपका डैमेज हो रहा है ना, डैमेज हो रहा है, हम उसमें जो प्रोसेस को यूज करेंगे, जो प्रोसेस को यूज करेंगे उसको बोलेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन। और डायग्नोसिस क्या होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का आपका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को, माने कि भी आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने देखा कि आपका कोई रेनफोर्समेंट वगैरह तो नहीं आपकी हो रही है, आपकी कुछ ये लगा लो भी हनी कॉम्बिंग तो नहीं हो रही है ना, क्रैक तो नहीं हो रहा है, तो क्रैक में आपने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन से जो है आपके डायग्नोसिस लेके गए, माने कि सर आपने देखा कि क्रैक है बिल्डिंग में, हनी कॉम्बिंग नहीं है, हनी कॉम्बिंग नहीं है, क्रैक जस्ट क्रैक है, तो वो क्रैक क्या हुआ भाई, आपका डायग्नोसिस हुआ। देखो इसमें भाई, अब इसमें बिल्डिंग डिफेक्ट के डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू कॉमन डिफेक्ट। कॉमन डिफेक्ट पे क्या करेंगे, डिफेक्ट के सिंपल प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। और भाई आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उसमें हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे इन ऑर्डर टू डायग्नोसिस द पार्टिकुलर डिफेक्ट। नेक्स्ट बोलता है बिल्डिंग कंपोनेंट स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड। ये तो सभी को पता है, बिल्डिंग के जो भी कंपोनेंट होंगे वो डैमेज होना, डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में, ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, सनलाइट, विंड। इट इज समटाइम देयर आर many problem in the building due to the use of poor construction material, poor workmanship और poor faulty design. नेक्स्ट बोलता है भाई, आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको ना अनचेक रखोगे ना, पहले तो ये छोटा सा डैमेज होगा, छोटा सा क्रैक होगा, क्रैक की फॉर्म में देख लो, पहले छोटा डैमेज होगा, अगर आप उसको अनचेक करोगे, इग्नोर कर दोगे तो काफी बड़ा डैमेज होएगा, और इन दैट केस अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करेगा। अब बोलता है भाई एक्चुअल कोज ऑफ द डिफेक्ट इज नोन बाय थ्रो इन्वेस्टिगेशन, कि जिस प्रोसेस से हम एक्चुअल कोज को देखते हैं ना, एक्चुअल कोज को देखते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। और उस प्रोसेस में जो रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका किस टाइप का आपका डिफेक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट देखो भाई, देखो ये प्रोसेस भी बता रखी है, डेफिनेशन बता रखी है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर or its component to collect information on the basis of which exact cause of defect can be known so that effective remedy can be adopted. अब बोलता है भाई डायग्नोसिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखो भाई, ये आप पिक्चर क्या दिखा रही है कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि आपका डैमेज कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। ये वाले में आप डायग्नोसिस कर रहे हो भाई, आपने प्रोसेसेस में कुछ आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, वेरियस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, उनमें से किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, वो बताएगा आप उसने डायग्नोसिस कर लिया जिसको कि ये वाला डैमेज आपका अकर हो रहा है।
अब आपके भाई इन्वेस्टिगेशन के जो आपके डिफेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना भाई। सबसे पहले भाई डिफेक्ट का कोज जो आपका है उसको आइडेंटिफाई करना, डिफेक्ट के सोर्स को आइडेंटिफाई करना भाई, क्लासिफाई द डैमेज है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। ये ध्यान रखना भाई, डैमेज अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डैमेज ना कितने टाइप का हो सकते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल हो सकता है, सेकंड वन क्या हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चरल हो सकता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलते टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज ड्यू टू कोरोजन, भी उसने कोरोजन ने कितना डैमेज किया आपकी बिल्डिंग को, उसका एक्सटेंट आपको जानना है भाई। नेक्स्ट वन भाई टू एसेस द रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट, कि आपकी रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माने कि भाई अब इसमें सहन सकती है, अब आपकी स्ट्रेंथ कितनी बच गई है ना। रेजिडुअल पावर माने कि इसकी आपकी और कितना बियर कर सकती है लोड को, और कितने टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है ना। उस पर भी आप क्या करते हो, डिफेक्ट इन्वेस्टिगेट करके आप प्रॉपर वे में आप देख सकते हो, आप पता कर सकते हो। टू सिलेक्ट द प्लान एंड इफेक्टिव रेमेडी, ये आप जब आपको डिफेक्ट का कोज पता चल जाएगा कि किस वजह से आपका ये डिफेक्ट हो रहा है, किस वजह से आपकी डिटेरियोरेशन हो रही है बिल्डिंग में, तो आप उस क्या करोगे, उस सोर्स को, उस कोज को ही खत्म कर दोगे। तो इफेक्टिव रेमेडी आप क्या करोगे, एडॉप्ट करोगे इन दैट केस। नेक्स्ट वन देखो भाई, ये आपके अभी देखो कुछ कॉमन टर्म बताता हूँ इसमें, जो भी आपके कुछ कॉमन होते हैं ना वो कौन है। बिल्डिंग में होता है भी सबसे पहले क्रैक, क्रैक को आपको पता है भी क्या, ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट कोज्ड बाय स्ट्रेस और एक्सेसिव एक्सटर्नल लोड कोरोजन की वजह से आपकी क्रैक जनरेट हो जाता है भी। स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होगी भाई आपकी, रेनफोर्समेंट क्या होगी भाई, रेनफोर्समेंट आपकी ना एक्सपेंड हो रही है, रेनफोर्समेंट क्या हो रही है भाई आपकी, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा भाई, ये आपके सरफेस में और ज्यादा एक्सपेंड करेगी, तो रेनफोर्समेंट के पास से जो भी कंक्रीट का सरफेस, जो भी कंक्रीट का आपका पार्ट है, कंक्रीट का जो पार्ट अगर आपका रिमूव होगा ना, उसको बोलेंगे स्पेलिंग। लीचिंग क्या होगा भाई, जो भी आपके सोल्यूबल मैटर होंगे ना ब्रिक वर्क में भाई, ब्रिक वर्क में और कंक्रीट सरफेस से आपके क्या हो जाएंगे, ये लगा लो भी वाटर के साथ में, जैसे कि क्रैक हो रहा है, क्रैक के साथ में वो आपके बाहर आ रहे हैं, लीच आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं आपके जो भी सोल्यूबल मैटर होंगे, इन दैट प्रोसेस आपको बोलोगे लीचिंग। अब आपका भाई कन्वर्टोमीटर, जो आपको कन्वर्मीटर आप यूज करोगे, कन्वर्मीटर ना ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट वाला होता है भाई। ये आपकी जनरली क्या करता है, रेनफोर्समेंट का डाया पता करता है और लोकेशन पता करता है भाई रेनफोर्समेंट की। ड्रिल पावर को आप क्या करोगे भाई, ड्रिल पावर, अब देखो ड्रिल पावर के ये किस लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए भाई। हमने देखा था प्रीवियस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखा था हमने कि अगर आपके 5% वोइड आते हैं ना भाई, 5% वोइड आपके जनरेट हो जाते हैं बिल्डिंग में, किसी भी आपके बिल्डिंग के पार्ट में, उसकी उसकी स्ट्रेंथ को भी 30% डिक्रीज कर देते हैं। अगर आपके वोइड 10% होते हैं, 10% होते हैं तो आपकी 50% डिक्रीज कर देते हैं इसकी स्ट्रेंथ को। तो आपकी ड्रिलिंग वर्क जितना ज्यादा अवॉइड हो ना, आपको वो अवॉइड करना चाहिए, और पावर ड्रिल को तो और ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब देखो भाई सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है भाई, प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का। अब देखो भाई इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए भाई। सबसे पहले आपको वेल प्लान करना भाई, वैलिड प्लान होना चाहिए आपके पास में इन्वेस्टिगेशन का। ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आपने उसको आपने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ड्रिलिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी भाई, ड्रिलिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको उसकी स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपने ड्रिलिंग प्रोसेस कर दी। आपको वैलिड प्लान नहीं हो ना, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैलिड प्लान रखना है, आपको एक प्लान वे में चलना है भी कि हमें पता होना चाहिए, हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है, और 4 के 4 स्टेप आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए भी। नेक्स्ट बोलता भी इट शुड बी, जिस टाइम पे होनी है उसी टाइम पे करनी है। शुड एग्जामिन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ डिफेक्ट, भी डिफेक्ट के सारे एस्पेक्ट पता करने हैं। हाँ जी, बाकी बताओ भी जल्दी। अजीत को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, बाकियों को बताओ। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, स्क्रीन वॉइस दोनों गए। ऑल ओके है भाई, ऑल ओके है आपके। देखो, हाँ तो सोनू आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, विजेंद्र को वॉइस प्रॉब्लम है। अंकुर आप बताओ भाई।
कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। बोलते स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली डिसाइड। भी आपको ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपको इन्वेस्टिगेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या देखना है कि क्रैक को देखना है ना? आपको क्रैक की दिक्कत आ रही है या आप स्पेलिंग हो रही है बिल्डिंग में, रेनफोर्समेंट में आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए भी इसका ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। इन्वेस्टिगेशन शुड हैव साउंड एंड फॉर नॉलेज अबाउट पॉसिबल एस्पेक्ट। भी ये है कि आपकी ना ये साउंड होनी चाहिए, माने कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो अदर पार्ट को सोशल सोशल कंसिडरेशन को माइंड में रखते हुए दूसरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन का, है ना? आपको पता चले कि आपका कोई नेबर रह रहा है और आप कर रहे हो, आप पावर ड्रिल को यूज किए जा रहे हो, बेचारे को उसको माइंड खराब हो रहा है ना? उसके घर में कोई बीमार पड़ा है तो और ज्यादा बीमार हो रहा है वो। तो ऐसे आपको क्या करना है भाई, आपको ये एक साउंड मैनर में आपको इन्वेस्ट आउट यूजिंग भाई। ये नहीं है आपके भाई क्या करना आपने थोड़ा लेके आप उसको बस इन्वेस्टिगेट करने लगे। आपको अगर प्रॉपर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, जैसे कि ड्रिल है ना, उसमें क्या है, एक प्रॉपर भाई एक सैंपल लेंगे, कंक्रीट का सैंपल लेंगे, तो आप उसको सैंपल को एडोप्ट कर सकते हो भाई। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, प्रॉपर टूल किट होनी चाहिए आपके पास में। स्टेप है इन्वेस्टिगेशन के, स्टेप क्या क्या होंगे भाई, इन्वेस्टिगेशन किन स्टेप्स में आप फॉलो करोगे? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगा भाई, आप क्या करोगे, साइट विजिट करोगे, फिजिकल इंस्पेक्शन करोगे भाई, करोगे आप बिल्डिंग का। उसके बाद भाई टेस्टिंग ऑल द मटेरियल को आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, आप उनका सैंपल लोगे और उनके नेक्स्ट वन भाई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। सैंपल टेस्टिंग ली आपने, उसके बाद में आपने क्या देखा कि आपने मटेरियल नहीं है, अब आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करोगे भाई उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए कि आपकी जब आप उस वे में तो नहीं आपकी कोई दिक्कत आ गई कंस्ट्रक्शन तो नहीं भाई, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है ना? आपने मटेरियल की टेस्टिंग की, उसके बाद आपने उस कर रखा है उसकी टेस्टिंग करेंगे भी, वो कैसे करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। यूज करोगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट यूज करोगे, है ना? वो इन सीट वो क्या होगी आपकी इन सीटू, माने कि जो इन सीटू क्या होती है अभी, जो ऑन द साइट आपने कंस्ट्रक्ट किए चीजें उनको बोलते हैं इन सीटू। एक तो क्या हुआ, आपने क्या किया भाई, आप जैसे कि आप क्या किया, आपने स्टोन स्टोन लेके आए या आप ब्रिक लेके आए, ब्रिक क्या थी भाई आपकी एक्स सीटू थी, आपने किसी और साइट पे आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, जस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया, है ना? बट कंक्रीट क्या होता है, मटेरियल होता है आपका, आप क्या करते हो, इसके इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हो और ऑन साइट को प्रिपेयर करते हो। तो उनके लिए क्या होगा भाई, और इन सीटू कंस्ट्रक्शन के लिए, इन सीटू आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा तो टेस्ट करने के लिए होता है भाई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस चीज का। नेक्स्ट करोगे भाई आप डिटेल डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट। आप प्राइमरी कर लिया, फिजिकल इंस्पेक्शन किया, मटेरियल टेस्ट कर लिया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर लिया, अब आप उस डायग्नोसिस करोगे भी, डिफेक्ट की ना डिटेल डायग्नोसिस करोगे, आप उसकी डिटेल में जाओगे, रीजन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी, आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट किस लिए पढ़ोगे? देखो आपके क्या भी, एक आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आप क्या पढ़ते हो, सारे सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो भाई, में आपका क्या हो रहा है, अर्थ आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले भी आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ते हो भाई, उसका अर्थक्वेक बिहेवियर, सोइल की जो भी स्ट्रेटी होती है, सारी चीजों को आप उसके सारे को ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं भाई। इस पे लोड आ रहा है ना बिल्डिंग पे, क्या वो ज्यादा तो नहीं आ रहा, क्या इसका जो आपका डिफेक्ट हो रहा है बिल्डिंग में, डैमेज हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है, क्या इसका इफेक्ट एक्चुअल लोडिंग, जैसे कि जो आपने लोडिंग बियरिंग लोड आपने प्रोवाइड किया था उससे नहीं आ रहा, उस चीज को भी आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन में आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट वन में देखो भाई, प्राइम में क्या किया आपने, आपने इसको ऑन द साइड जाके आपने इसको क्या किया, डिटेरियोरेशन बिल्डिंग इज केप्ट अनडिस्टर्ब, आपने उसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया है, जस्ट आप उसको क्या कर रहे हो, फिजिकली आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, और आपने फोटोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करना है बिल्डिंग के भाई, आपने देखना कि आप ऑफिस में जाके फिर आप उसको पूरा एनालाइज करोगे ना उस चीज को, फिर
नेक्स्ट बोलता भी केयरफुली जो आपके सिम्टम है, सिम्टम को आपको ऑब्जर्व करना है कि सिम्टम किस वजह से हो रहे हैं, अर्थक्वेक के सिम्टम है या लोडिंग के सिम्टम है या आपके पुअर मटेरियल के सिम्टम है ये वाले। नेक्स्ट वन भी ऑल द कंसर्न पर्सन आर इंटरव्यू टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके वहाँ पे ये लगा लो भी जहाँ पे डैमेज अकर हुआ है तो आप क्या करोगे, जो भी वहाँ पे पीपल रह रहे हैं, जो भी पर्सन वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू लोगे कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, किस वजह से आपने, किस वजह से ये वाला डैमेज अकर हुआ, अर्थक्वेक आया था या आपका ज्यादा लोड पड़ गया था स्ट्रक्चर पे, है ना। सारी सारी आप वो वाला बंदा बताएगा ना वहाँ पे जो भी रह रहा है। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन भाई, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल इंस्ट्रक्शन बताएंगे भाई, साइट नॉइस रिपोर्ट, मेंटेनेंस मैनुअल बताएंगे आपको, इंटरव्यू बताएंगे, इंस्पेक्ट करोगे आप खुद से, और आप कुछ फिजिकली अगर आप टेस्ट कर सकते हो तो आप फिजिकली टेस्ट वहां पे फिजिकली टेस्ट को अडोप्ट करोगे भाई, ठीक है ना। ये आपके भाई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हुआ। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किए थे भाई आपने। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आप क्या करते हो, सबसे पहले तो दीज आर यूज टू असेस द इन सिटू प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैं इसको ट्रिपल स्टार मार्क करता हूँ ये वाला। अगर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला होगा ना भाई, बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस से ऐसे वाले क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अगर आपका अच्छे वाले क्वेश्चन बने ना तो ये वाले क्वेश्चन होंगे कि इन सीटू प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। इन दैट केस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज करोगे भाई आप। द टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग भाई। ये देखो ना, रिबाउंड हैमर टेस्ट का क्या किया आपने, सरफेस पे अप्लाई किया आपने उसको भाई आपने हैमर को अप्लाई किया, जितनी जितना रिबाउंड होगा भाई वो आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी उसकी, है ना। तो अब क्या होगा भाई, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कोई भी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेस आपकी रिलेटिव इनएक्सपेंसिव है भाई, आपकी क्या कॉस्ट कुछ भी नहीं आ रही है उसमें, तो आप एक ही रिबाउंड हैमर को हर जगह यूज कर सकते हो। द टेस्ट आर यूज फॉर डायग्नोसिस द डिफेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। भी जो भी आपकी स्ट्रक्चरल मेंबर की परफॉर्मेंस है ना, आप उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप डायग्नोसिस कर सकते हो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। पल्स वेलोसिटी टेस्ट का एग्जांपल देखेंगे हम। उसमें क्या करेंगे, आपका मानो कि कंक्रीट है, कंक्रीट में दो ट्रांसड्यूसर यूज होंगे, एक ये वाला ट्रांसड्यूसर, एक ये वाला वायर, इससे यहाँ पे जाके ये वाली अप्लाई होगी भाई। एक ट्रांसड्यूसर से दूसरे ट्रांसड्यूसर तक आपकी क्या होगी, आप क्या करोगे, रे को पास करोगे, है ना। उस रे में अगर आपकी कुछ टाइम ये लगा लो भाई, इस लेंथ को कवर करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर हो रहा है, अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना तो आप उसका कोज पता चलेगा भाई, इसमें बीच में कोई क्रैक है, अनकॉम्बिंग है, आपकी बार्स वगैरह आ रही है इसमें, है ना, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आप उसकी ये लगा लो भाई, उसकी जो भी वर्किंग है, वर्किंग को थोड़ी इफेक्ट कर रहे हो, वर्किंग को थोड़ी इफेक्ट कर रहे हो। ये वाला एग्जाम्पल आप उससे समझ सकते हो भाई, आप स्टेथोस्कोप डॉक्टर है, आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस को जानने के लिए स्टेथोस्कोप अप्लाई करता भी आप पे, है ना। तो स्टेथोस्कोप ये थोड़ी भी आपकी ब्रीथिंग को रोक देगा, वो आपकी ब्रीथिंग को नहीं रोकेगा ना। सेम भाई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है भाई, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो रखा है यहाँ पे। तो आपकी क्या भी उसकी वर्किंग को इफेक्ट नहीं करेंगे, और आपके जो भी डिफेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, उसको आपका कंसिडर टेस्ट में आपको ये वर्किंग वाला पॉइंट ध्यान आता है तो आप स्टेथोस्कोप का एग्जांपल लेंगे कि आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है उसको जान लेंगे, बट आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस को हैमर नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट बोल रहा है टेस्ट कैन बी यूज टू एक्सरसाइज ड्यूअल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द, दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन सस्पेक्टेड डिटेरियोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। भी आपकी कोई भी आपकी फ्यूचर कोई भी डिटेरियोरेशन हो सकती है, ये भी आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उसमें। देखो भाई, अब आपकी अभी आपकी वेरियस टेस्ट यूजिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या डिटरमाइन करोगे भाई, कंक्रीट की स्ट्रेंथ करोगे भी, प्रेजेंस ऑफ क्रैक करोगे, वॉइड एंड हनीकॉम्बिंग, इसको भी भाई डबल स्टार मार्क करेंगे। ये वाला जो भी आपका पैराग्राफ दे रखा है ना, इसको डबल स्टार मार्क करेंगे हम कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से टेक्निक से हम क्या क्या चीजें हम क्या करते हैं भाई, डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ क्रैक को डिटरमाइन करते हैं भाई, वॉइड होगा, हनीकॉम्बिंग हुई, उसको हम दोनों को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं भाई। नेक्स्ट वन भाई, कंक्रीट का जो होगा बार का होता है ना, जैसे कि आप ये वाला आपका कोई भी कॉलम है या आपका मेंबर है, मेंबर में रेनफोर्समेंट से और जो भी आपका बॉटम पोर्शन होगा उससे जितना आपका क्या होगा भाई, जितना क्लियर स्पेस होगा ना उसको बोलते हैं क्लियर कवर। बार का डायमीटर, स्पेसिंग, ये सारी चीजें हम क्या, एक्सटेंट ऑफ कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का कितना कोरोजन हो रहा है भाई, केमिकल अटैक हम कंक्रीट पता कर सकते हैं भाई, और परमिबिलिटी भी कभी पता कर सकते हैं, डिफेक्ट इन मैटर एंड द वेल्डेड जॉइंट में भी हम पता कर सकते हैं। अब आपके सम कॉमनली यूज्ड इंपोर्टेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होंगे भाई, कौन से वाला भाई, पल्स अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट या आपका रिबाउंड हैमर वाला।
ठीक है, अच्छी बात है भाई, फिर तो और अच्छे से समझो। फिजिकली हमने स्टडी कर रखी है ना, उनको हम और बेस्ट वे में स्टडी कर सकते हैं भाई, बेस्ट वे में हम उसको पता चल जाएगा उन चीजों का। देखो हम क्या करते हैं, कंक्रीट किस चीज के लिए यूज किया था, आपके जो भी रेनफोर्समेंट है उसकी लोकेशन को पता करने के लिए, उसके डायमीटर को पता करने के लिए, क्रैक आ रहा है या नहीं आ रहा उसको पता करने के लिए। देखो भाई ये क्या पल्स में और वायर्स किससे अटैच होंगे, ट्रांसड्यूसर से, एक ट्रांसड्यूसर यहाँ एक यहाँ, और आप अप्लाई करके क्या पता करेगा भाई, कोई क्रैक, कोई आपकी रेनफोर्समेंट का डाया, रेनफोर्समेंट की लोकेशन, हानि कमिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पता कर लेंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई देखो ये भाई, इसमें ज्यादा कुछ जानने वाला नहीं है भाई, जो जो चीजें बताई अपने वो वाली रखनी है। नेक्स्ट है तो भाई रिबाउंड हैमर टेस्ट, इसको क्या करेंगे, सरफेस पे अप्लाई करेंगे, पर जितना ज्यादा जितनी हीट होगी रिबाउंड, जितनी ज्यादा रिबाउंड होगी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का हमें पता चल जाएगा। अब इसमें ये टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको याद है तो आपका जो कंक्रीट है ना वो वेरी गुड है उसकी, है ना, कंक्रीट की जितनी हार्ड लेयर होगी उतना ज्यादा तो रिबाउंड, उतना ज्यादा क्या कर रही है, रिबाउंड बैक कर रही है भाई वो। 30 to 40 भाई गुड लेयर आपकी कंक्रीट की, 20 to 30 फेयर, लेस देन 20 इट इज पुअर कंक्रीट, और अगर आपकी जीरो आ रही है ना भाई रिबाउंड हैमर, तो भाई उसको क्या करेंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे, उस वाले कंक्रीट को हम यूज नहीं करेंगे। देखो भाई रिबाउंड हैमर टेस्ट ऐसे होता है भाई, यहाँ पे आपका ये वाले मीटर है ना, इस मीटर में आपका क्या पता चलता है, आपकी जो रिबाउंड आपकी कैपेसिटी है वो पता चलती है भाई कितनी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। जितना ज्यादा रिबाउंड होगा ना उतना ज्यादा बेस्ट आपका कंक्रीट होगा, जितनी कम रिबाउंड होगी भाई उतनी कम क्या है आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी थे भाई ये वाले आपके सारे सारे। आपका कंक्रीट कोर टेस्ट, कंक्रीट कोर टेस्ट, ये देखो आपने ना नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नहीं करवाए हैं, क्यों नहीं करवाए, क्योंकि मेरे को पता भी ये वाले बिल्डिंग रिपेयर में भी करवाने हैं, तो बार बार एक ही चीज को स्टडी करने से अच्छा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, आपको ये देखो भाई किसी कोर कटर की हेल्प से आप क्या करोगे, कंक्रीट की आप एक स्पेसिमेन को क्या करोगे, अटेन करोगे, फिर उसकी लैब में जाके टेस्टिंग करेंगे भाई। दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कोर्स आर कट बाय मीन्स ऑफ रोटरी एक्शन, रोटरी कटिंग, रोटरी कटिंग टूल विद डायमंड बिट इन द मैनर सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन को हम ऑब्टेन करेंगे भाई, फिर इसको वाटर में शॉक करेंगे, इसको सल्फर मोल्टन सल्फर से हम इसको कैप करेंगे, जिससे आपकी इरेगुलरिटी आ रही है अगर आपके सरफेस में वो दूर हो जाएंगी। फिर हम इसको सीटीएम में टेस्ट करेंगे भाई, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको मेजर करेंगे भाई, ठीक है ना। कौन सा टेस्ट हुआ भाई, कंक्रीट कोर टेस्ट, 3 टेस्ट हो गए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में। अब क्या बोलता है भी आपका चैप्टर 4 बोलता है डिफेक्ट एंड देयर रूट कोजेज, जो आपका डिफेक्ट क्या क्या है और उसके रूट कोज क्या है भाई। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली भाई, मेंटेनेंस को देखा, रिपेयर और मेंटेनेंस को देखा, उनकी नीड क्या है भाई, डिफेक्ट के क्या क्या कोज है ना, डिटोरिएशन के मेन कोज क्या है, मेन एजेंसीज हैं, जो मेन एजेंसीज है अभी वो क्या क्या है, क्या क्या है, और उनका जो डिफरेंट मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड वन हमने देखा कि हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं उस डिफेक्ट की। अब हम देख रहे हैं अभी वो डिफेक्ट है ना उसका रूट कोज क्या है अभी, रूट कोज क्या है, उसको वो डिफेक्ट क्यों हो रहा है बिल्डिंग में। एक था डिटोरिएशन, सेकंड आ रहा है आपका डिफेक्ट, दोनों चीजें अलग है भाई, ध्यान रखना है, दोनों चीजें अलग है, डिटोरिएशन अलग है, डिफेक्ट आपका अलग है, और उसके रूट को जब देखते हैं भाई। देखो डिफेक्ट क्या होगा भाई, डिफेक्ट इन बिल्डिंग में बी डिफाइंड एज फॉल्ट, deficiency or imperfection in building component which adversely affect its functional performance and appearance। भी उनमें उनमें क्या लगा लो कि उनमें कुछ फॉल्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट आया, डिजाइन में फॉल्ट आया, है ना, आपके ये लगा लो भी जो भी आपकी फंक्शनिंग है उसमें आपकी हैमर हो रही है अभी, वो इम्परफेक्शन आ रही है ना, कोई भी बिल्डिंग कंपोनेंट में आ सकती है ये वाली इफेक्ट होंगी। सेकंड डेफिनेशन फ्लो डिजाइन मिस्टेक, भाई डिफेक्ट क्या है, मिस्टेक है, ये वाले को स्टार मार्क कर लो भाई यहाँ पे, डेफिनेशन को बोलता है डिफेक्ट इज अ बिल्डिंग फ्लो और डिजाइन मिस्ट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड कोज अ डेंजरस कंडीशन फॉर स्टॉप अ कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। ये बोलता है भाई कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट कैन अराइज ड्यू टू मैनी फैक्टर, किस कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, पुअर वर्कमैनशिप हो सकती है, यूज ऑफ इंफीरियर मटेरियल हो सकता है ना। तो भाई डिफेक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, ये क्या है भाई, डिजाइन
डिजाइन मिस्टेक दो टाइप से हो सकती है, या तो आप पुअर मटेरियल यूज कर रहे हो या पुअर वर्कमैनशिप कर रहे हो भाई। ये आपका बनाने वाला बिल्डर है ना, बिल्डर को ढंग से बनाना नहीं आ रहा भाई आपका। अब ये बोलते हैं अभी मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट इन बिल्डिंग क्या हो सकता है अभी? डैम्पनेस मोमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू वेरियस फोर्सेज, लैक ऑफ प्रॉपर डिजाइन, लैक ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, और सुटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिस होंगी, उनकी लैकनेस होगी जो भाई। डैम्पनेस को आपको पता है भाई किस वजह से होगी डैम्पनेस? एक ध्यान रखिए भाई, ये आपके माइंड में होती है कि ये ना कैपिलरी एक्शन की वजह से ये ऊपर की तरफ जाती है, बट डैम्पनेस के केस में ध्यान रखना भी, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में आपकी जा सकती है। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था भाई, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि डैम्पनेस है ना, डैम्पनेस का जो भी फ्लो होता है वो ग्राउंड लेवल टू अपवर्ड होता है या अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। तो भाई दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। आप ये देखो भाई, आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो और वहां बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो नीचे वाला जो भी आपका फ्लोर होगा ना, इसमें तो जा सकती है ना डैम्पनेस। वाटर का यूज ऊपर है, नीचे नहीं है ना। गई इन दैट केस मॉइस्चर की वजह से आपकी डैम्पनेस नीचे भी जा सकती है। इसकी वजह से क्या क्या होगा भाई? स्टेन हो जाएगा बिल्डिंग, फ्लोरोसेंस क्रिएट हो जाएगी भाई, फेलिंग ऑफ पेंट फिल्म, पेंट क्या हो जाएगा भाई? पेंट डिटेरियोरेट हो जाएगा भाई, पेंट फिल्म आपकी गिर जाएंगी वहां से, अलग जो भी आपकी वॉल्स वगैरह होंगे उनसे। वीकनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन भाई, कोरोजन हो जाएगा भाई, स्टील रेनफोर्समेंट की वजह से, डीके ऑफ टिम्बर यूज इन द ज्वेलरी और फर्नीचर। आपको ये सारी की सारी चीजें पता है, सारी है ना, डैम्पनेस सारी है, जिसको हम हिंदी में ये लगा भी कि यहाँ पे डैम्पनेस आ रही है। द कॉज ऑफ सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस बिल्डिंग में क्या भी? रेन पेनिट्रेशन हो रही है भाई, पेनिट्रेट हो रही है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर अभी आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से आपका फाउंडेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा सकता है भाई। लीकेज हो रही है अभी वाटर की, ये लगा लो अभी वाटर का इफेक्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है हमारा। नेक्स्ट भाई, कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर, इंट्रैप्ड वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हाइड्रोस्कोपिक सोल्ट हो सकता है भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है ना, डिफेक्ट कंस्ट्रक्शन हो सकता है भाई, जॉइंट्स वगैरह आपके, अगर जॉइंट्स में अगर कोई वाटर आपका इंटरेक्ट कर गया ना, तो पूरे के पूरे दोनों जो आपके जो भी पार्ट अटैच हो रहे हैं उन दोनों को अफेक्ट करेगा। ड्रेनेबिलिटी ऑफ सोइल, सोइल की अगर आपकी ड्रेनेबिलिटी प्रॉपर्टी कम है ना, तो वहां पे वाटर क्या होगा भाई? वाटर इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा तो वहां पे क्या होगा? डैम्पनेस क्रिएट हो जाएगी। मेथड क्या है भी डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए? सबसे पहले भी डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, ये हमें प्रोवाइड करेंगे भाई, है ना। एक चीज और क्या करते हैं भाई? डीपीएम करते हैं भाई, डीपीएम, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन। इसकी फुल फॉर्म आई थी एक बार पीवाईक्यू में, आपकी एक डीपीएम की क्या आ गई थी? फुल फॉर्म आ गई थी। सो डीपीएम स्टैंड्स फॉर डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन, है ना भाई। सरफेस ट्रीटमेंट दैट इज प्रोवाइडिंग डैम टू पेंट, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग मेथड यूज कर सकते हैं भाई। स्पेशल डिवाइस को यूज कर सकते हैं दैट इज प्रोवाइडिंग छज्जा एंड बाय प्रोवाइडिंग कैविटी। आपने देखा होगा भाई, घरों के बाहर छज्जा वगैरह किस वजह से प्रोवाइड करते थे? किस वजह से करते थे भाई? आप क्या वाटर है ना जो, वो आपके क्या हो, डायरेक्ट वॉल पे अप्लाई ना हो, वो वाटर छज्जा से डायरेक्ट क्या हो जाए? ड्रेन आउट हो जाए भाई। नेक्स्ट बोलता है भाई रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मेंबर, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मेंबर ऑफ बिल्डिंग की वजह से हो सकता है भाई। अर्थक्वेक आ गया भाई, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक ने क्या किया? जो भी आपके बिल्डिंग मेंबर है ना उनको मूव करवा दिया, तो क्या हुआ भाई? बिल्डिंग गिर जाएगी। देखो इसमें, देखो डेड लोड, लाइव लोड और आपका विंड लोड की वजह से क्या होगा? आपका मेंबर मूव हो जाएंगे भाई। डिफेक्ट इन बिल्डिंग आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेंबर, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बिल्डिंग रिलेटिव टू द अनदर मेंबर। मूवमेंट इन द बिल्डिंग कंपोनेंट मे बी ड्यू टू एनीवन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फैक्टर। देखो भाई, मूवमेंट किस वजह से होगी बिल्डिंग के मेंबर में? आपका ये लगा लो, आपका रूफ और अटैच है वॉल से, जैसे रूफ अटैच किससे है भाई? वॉल से। अब इनकी इंटर मूवमेंट किस वजह से हो सकती है भाई? देखिए वो वाले लोड आपके डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड की वजह से हो सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से हो सकते हैं भाई, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मेंबर का होगा जब, चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट की वजह से हो सकती है भाई, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्रीप फैटिग आपका सेटलमेंट हो सकती है, और भी आपका वाइब्रेशन की वजह से, अर्थक्वेक, इंपैक्ट लोड, मशीन की वजह से भी आपकी क्या हो सकती है भाई? आपकी रिलेटिव मूवमेंट हो सकती है दो मेंबर में। नेक्स्ट भाई, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी आपके ये सारे के सारे ये फैक्टर बता रहे हैं जो आप भी आपके क्या करेंगे? डिफेक्ट को कोज करेंगे बिल्डिंग में, बिल्डिंग में आपका डिफेक्ट आ रहा है उनको कोज कर रहे हैं वाले। फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर आल्सो अफेक्ट द बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल व्हिच कोज डिफेक्ट इन बिल्डिंग।
सोलर रेडिएशन कर सकते हैं जी आपकी, है ना। यूवी रेज जब आपकी आती है तो यूवी रेज आपकी बिल्डिंग के भी अफेक्ट करती हैं, आपकी ह्यूमन को भी अफेक्ट करती है भाई। टेम्परेचर चेंजेस भाई, ह्यूमिडिटी, एयर पोल्यूटेंट क्या करेंगे भाई, कोरोजन कर देंगे बिल्डिंग का। और आपको पता है भाई, हाफ ऑफ द जो आपकी एसिडिक कंटेंट होता है ना एटमोस्फेयर में, हाफ ऑफ 50% वो भाई ड्राई डिपोजिशन की वजह से अर्थ पे आता है। ड्राई डिपोजिशन माने एसिडिक कंटेंट आपका भाई डस्ट वगैरह के साथ में अटैच हो जाएगा, और फिर आपका क्या करेंगे भाई, बिल्डिंग पे जब आपका वो रेसिड्यू, बिल्डिंग पे जब आपका स्टे होएगा ना, बिल्डिंग के कांटेक्ट में आएगा, तो बिल्डिंग के जो भी पेंट वगैरह है उसको क्या कर देगा भाई, बैडली इम्पैक्ट, पेंट वगैरह को डलनेस आ जाएगी पेंट में। ग्राउंड बायोलॉजिकल एजेंसी हो सकती है भाई। लैक ऑफ प्रॉपर डिजाइन भी, प्रॉपर डिजाइन नहीं है ना बिल्डिंग का, तो आपकी डिफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की वजह से भाई। अब देखो मेन डिफेक्ट एंड देयर कोजेज इन वेरियस एलिमेंट कंपोनेंट भी आपकी, ये बोल रहा है कि जो भी आपके मेन कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग के। अब बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, सबसे पहले बिल्डिंग का जो आपका लोअर पार्ट है ना वो होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद आती है भी आपकी बेसमेंट, आपने बेसमेंट में कुछ बना देते हैं ना भाई, जैसे आजकल क्या हो रहा है भाई, स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेसमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई लाइब्रेरी। जो भी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बनाई जा रही है ना, वो क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के बेसमेंट में ज्यादातर बनाई जा रही है, ताकि आपकी वहां पे क्या हुई, नॉइस कम आए, बहुत ज्यादा नॉइस आपकी क्या हुई, कम से कम नॉइस आए वहां पे, और स्टूडेंट क्या हुई पीसफुली वहां पे स्टडी कर सके भाई। बेसमेंट के ऊपर होता है भी आपका डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स भी आपको क्या करने के लिए, डैम्पनेस को रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद आती है अभी आपकी वॉल्स होती हैं, वॉल्स के साथ में आपके वॉल्स के साथ में कॉलम होते हैं भाई। कॉलम के ऊपर होता है भी आपका बीम, बीम के ऊपर होती है भी आपकी रूफ या टेरेस, टेरेस की आप वजह आपका भी ज्वेलरी वर्क होता है। फिर आपके और क्या 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 हो सकते हैं अभी, डेकोरेशन और प्रोटेक्टिव फिनिश आप प्रोवाइड कर सकते हो बिल्डिंग में। और कोई भी अदर सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सर्विस है, वो आप बिल्डिंग में प्रोवाइड कर सकते हो भाई। नेक्स्ट देखो भी जल्दी से, देखो अब आपके ये क्या कर रहे हैं, ये वेरियस डिफेक्ट बता रहे हैं, उनका कोज बता रहे हैं। तो भी आपका क्या हो सकता है, फाउंडेशन में एक्सेसिव सेटलमेंट हो सकती है। सेटलमेंट किस वजह से होगी भी, आपकी लो बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल की वजह से होगी। ओवरलोडिंग होगी अगर आपकी सोइल, तो भी आपकी सेटलमेंट हो सकती है सोइल में। इनएडिक्वेट डेप्थ एंड ब्रीड्स ऑफ फाउंडेशन होगी भाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरेज होगी। देखो भाई, जो ये सारी चीजें बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो भी आपने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं ना, सारे सब्जेक्ट का ये लगा समरी आ रखी है इसमें, सारे सब्जेक्ट की एक टाइप से समरी आ रखी है। जो भी आप ये पढ़ रहे हो ना, अब यहाँ पे देखो जैसे फाउंडेशन का पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हो भाई। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सारा बेसिक है ना आपका, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी ये देखो भाई, जो भी उसके फाउंडेशन जिसको क्लियर है ना, तो वो पता कर लेगा भी अगर बिल्डिंग में डिफेक्ट आ रहे हैं ना, तो फाउंडेशन में किस वजह से आ रहे हैं, किस वजह से आएंगे भाई। भाई जो फाउंडेशन की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, वो आपकी डैमेज होगी। फाउंडेशन की जो प्रॉपर्टी है, हाँ सब कॉमन सा लग रहा है, कॉमन तो है ही भाई, कॉमन तो है ही है। जो भी आपकी जो भी प्रीवियस आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे ना, अब आप उनको, उनकी प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर है, उनकी प्रॉपर्टी अगर आपकी लैकनेस आ रही है, प्रॉपर्टी में जो क्वालिटी है उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, तो वही डिफेक्ट बिल्डिंग में आ रहा है, वही डिफेक्ट। डी फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट ऑन द एडजॉइनिंग लैंड भी आपकी कोई भी लगा लो। अभी नियर बाई कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके साथ में आपने क्या किया भाई, उसके साथ में आपने डीप डीप आपने फाउंडेशन क्रिएट कर दी, डीप फाउंडेशन क्रिएट की, तो जो साइड बाई जो आपकी बिल्डिंग होगी ना, उसके जो भी आपके उसकी फाउंडेशन के सेटलमेंट के चांस अब बहुत ज्यादा बन जाएंगे भाई। सेकंड क्या होगा भाई, फाउंडेशन में आपके क्रैक आ जाएंगे, किस वजह से भाई, लोड बीइंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की वजह से, डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से। आपको पता है भाई, डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से क्रैक आ सकते हैं। ओवरलोडिंग हो सकती है भाई, क्विक सैंड फिनोमिनन हो सकता है भाई, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट हो सकते हैं भाई। अर्थक्वेक क्या है भाई, अर्थक्वेक सबसे बड़ा रीजन है, एक तो सेटलमेंट का और आपका दूसरा क्रैक फॉर्मेशन का। सेकंड वन देखो भाई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फाउंडेशन हो सकती है भाई, किस वजह से, फाउंडेशन की किस वजह से, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, अभी पढ़ा भाई कंक्रीट के केस में जो केमिकल रिएक्शन सच एज सल्फेट अटैक ऑन द सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में सल्फेट अटैक होगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा फाउंडेशन का। सल्फेट अटैक वाला भी आता है, सल्फेट अटैक वाला भी पीवाईक्यू था आपका, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है सल्फेट अटैक का आपका। सेकंड में आता है बेसमेंट। अब बेसमेंट में क्या है, बेसमेंट में देखो आप क्या करोगे, वॉल वॉल बना दोगे, है ना। वॉल के साथ में क्या होगा, आपका फ्लोर होगा, फ्लोर के साथ में आपकी रूफ होगी भाई, सेम आपका ग्राउंड फ्लोर वाला जो भी आपके कोर्स होंगे भाई। इनवर्ड बल्जिंग माने कि स्वेलिंग आउटवर्ड ऑफ द वॉल ऑफ द बेसमेंट, बेसमेंट की वॉल आपकी क्या भी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, किस वजह से, एक तो इनएडिक्वेट डिजाइन होगा भाई, पुअर वर्कमैनशिप होगी, है ना। अच्छा ऐसी लेटरल लोड हो सकता है भाई। ये बोल रहा है अभी आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वाली किस वजह से जाएगी,
या तो आपने इसको कंस्ट्रक्ट ढंग से नहीं किया, या आपने इसका डिजाइन ढंग से नहीं किया। दूसरा, इसके ऊपर ना लोड लेटरल, सॉरी ये तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल होगा, लेटरल लोड इसका आपके आप जो वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये बाहर की तरफ चली जाएगी। एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है भाई, प्लजिंग ऑफ ड्रेन हो रही है कि आपका ड्रेन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, तो इस वजह से भी आपका क्या हो सकता है, ये आपकी स्वेल हो सकती है। भाई सेकंड बोलता है भी राफ्ट स्लैब में आपका जो क्रैक है वो क्रैक किस वजह से होगा। ये आपका देखो, क्रैक का ना मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। क्रैक, अगर क्रैक किसी भी आपका कंस्ट्रक्शन में आए तो दो चीजें भाई ध्यान रखनी है। एक तो इनएडिक्वेट डिजाइन, और दूसरा भाई दूसरा आपको क्या करना है, इनएडिक्वेट डिजाइन हो गया, और आपका पुअर मटेरियल हो गया, पुअर वर्कमैनशिप हो गया। भाई ये वाली चीजें तो आपको ना वैसे माइंड में ध्यान रखनी है। कोई भी आ जाए ना, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो अगर आपका क्रैक वगैरह कोई बिल्डिंग में आ रही है ना, तो दो ही चीजें से हो सकती है भाई, या तो आपका इनएडिक्वेट डिजाइन, उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं होगा। सेकंड वन क्या होगा भाई, उसका मटेरियल आपने इंफीरियर यूज किया होगा। थर्ड वन भाई पुअर वर्कमैनशिप होगी, भाई जो बनाने वाला है ना, उसको जो भी कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने वाला है वो उस बंदे ने सही इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। उसके बाद देखो भाई कोई फोर्स क्या क्या आ रहे हैं उसके। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होगी भाई आपका डैम्पनेस, डैम्पनेस की वजह से हो सकती है भी आपका, मॉइस्चर की वजह से हो सकती है भी आपकी, है ना। और क्या हो सकती है भी आपकी कोई भी केमिकल अटैक है, केमिकल अटैक की वजह से हो सकती है भाई, जैसे सल्फेट अटैक मोस्ट कॉमन हो भाई, क्लोराइड वो वाली, है ना। उसके बाद लास्ट में जाके आते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, उसके बाद भी कि आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रॉपर प्रोवाइड करके या नहीं करके। क्रैक इन द राफ्ट वॉल भाई डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की वजह से होगा। नेक्स्ट वन भाई एफ्लोरोसेंस, भाई एफ्लोरोसेंस बच्चे बच्चे को पता है साल्टी अटैक की वजह से होगा, है ना। सोल्टी वाटर अगर आप यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उस वजह से आपका एफ्लोरोसेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। पुअर क्वालिटी की वजह से हो जाएगा भाई, कंटिन्यूस डैम्पनेस की वजह से हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से हो जाएगा। इसको इसको मैं करता हूं भाई डबल स्टार मार्क, ये वाली चीज एफ्लोरोसेंस किस किस वजह से हो रहा है, डबल स्टार मार्क करेंगे इसको। फर्स्ट वन पुअर क्वालिटी की वजह से, सेकंड वन सोल्टी वाटर की वजह से, थर्ड वन कंटिन्यूस डैम्पनेस की वजह से। भाई ये वाला अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये वाला बच्चे नहीं पकड़ पाते भाई इस चीज को। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अगर आपका क्या हो रहा है ना, अगर आपका ये हो रहा है ना, कोई भी आपका वॉल सरफेस लगा लो, अगर आपकी क्या है अभी, एक दिन तो आपकी बारिश आ गई, दूसरे दिन आपका भाई सनलाइट ज्यादा होगी, नेक्स्ट डे भी फिर बारिश आ गई, नेक्स्ट डे फिर सनलाइट ज्यादा होगी, तो आप ऑब्जर्व करना भाई वहां पे आपका एफ्लोरेसेंस ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। माने कि आपकी जो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस हो रही है ना, वो आपकी एफ्लोरेसेंस को बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी, है ना। सोल्टी सोल्टी नेचर तो करेगा ही, सोल्टी नेचर तो करेगा ही, पुअर क्वालिटी तो करेगी भाई आपकी, पुअर क्वालिटी तो आपकी करेगी, कंटिन्यूस टेम्परेचर तो आपकी करेगी, बट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भी आपकी करेगी। हाँ जी बिल्कुल भाई। औसम सेशन तो भाई तब होगा जिंदर जब आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा समझ में आएगा तब बताना भाई औसम सेशन है या नहीं। ठीक है भाई। नेक्स्ट होगा भाई डीपीसी। डीपीसी क्या होता है भाई, डैम प्रूफ कोर्स होता है भाई। डैम प्रूफ कोर्स में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है भाई, एक आपका क्रैक हो सकता है, एक आपका भी राइजिंग डैम्पनेस हो सकती है भाई। डैम्पनेस, डैम प्रूफ कोर्स का अगर मटेरियल इंफीरियर है ना, तो उसमें भी आपकी डैम्पनेस बहुत ज्यादा हो सकती है भाई। क्रैक का भाई, क्रैक का किस वजह से होगा, अभी बता दो भाई मैंने, क्रैक इम्प्रॉपर डिजाइन, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सेसिव लोडिंग, डिफरेंशियल लोडिंग, श्रिंकेज। और क्या कर सकते हैं भाई, पुअर मटेरियल को भाई, आपका पुअर मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आपकी वर्कमैनशिप बेटर नहीं है भाई, आपका जो भी आपका डिजाइन है डिजाइन प्रॉपर नहीं है भाई, ठीक है ना, उस वजह से आपके क्रैक हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको भी राइजिंग डैम्पनेस, डैम्पनेस किस वजह से होता है भाई, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस आपकी काफी पुअर है, क्वालिटी मटेरियल क्या पुअर यूज कर रहे हो, प्रोविजन है जो डैम्प प्रूफ कोर्स का, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन का, देखो भैया आ गया डीपीएम बता रहा था अभी, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन जो आप डीपीएम डीपीसी में आप यूज करते हो भाई, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन, वो भी आपके क्या भी उसका प्रोविजन बेटर नहीं है ना, तो आपकी डैम्पनेस बहुत ज्यादा हो सकती है डैम्प प्रूफ कोर्स के अंदर भी। डैमेज कोज इन द डीपीसी वाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज पाइप्स, भी सर्विस पाइप में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके डीपीसी में कोई भी आपका डैमेज हो गया ना, सर्विस पाइप में ड्रेन पाइप हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, वाटर सप्लाई भी तो आप डीपीसी के अंदर से प्रोवाइड कर देते हो भाई, अगर आप उसमें डैमेज हो गया ना, अगर उसमें डैमेज हो गया तो क्या होगा भाई, डीपीसी में आपका डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। डीपीसी नॉट वाइड इनफ टू कवर फुल विड्थ ऑफ वॉल, अगर विड्थ की फुल वॉल को कवर नहीं कर रहा है ना भाई, कोई पार्ट रह रहा है, तो उस पार्ट में कैविटी हो जाएगी, कैविटी में आपका क्या होगा भाई, मॉइस्चर अटैक हो जाएगा, मॉइस्चर अटैक हुआ तो भाई डीपीसी प्रोवाइड करने का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट बोलता है भाई लोड बीरिंग वॉल के लिए, लोड बीरिंग वॉल के क्या डिफेक्ट हो सकते हैं भाई, सबसे पहले भाई आउटवर्ड बल्जिंग, आउटवर्ड बल्जिंग का भी देखा भाई,
अभी देखा था ना, बेसमेंट के केस में भी देखा था, ओवरलोडिंग हो रही थी भाई, हाई स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, थिकनेस ऑफ वॉल और जो इसकी हाइट होगी ना, थिकनेस टू हाइट का रेशियो, उसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। अगर वो बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा हुआ, अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा हुआ ना भाई, तो भी आपकी क्या होगी, आउटवर्ड बल्जिंग हो जाएगी। मैंने भी बहुत ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, देखो थिकनेस टू हाइट का रेशियो, रेशियो बहुत ज्यादा हुआ, मैंने थिकनेस कम है, हाइट बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दी भाई, तो आपकी कॉमन सी बात है भाई, पतली दीवार है, पतली दीवार है, उसकी थिकनेस कम है और हाइट ज्यादा कर दी, थोड़ा सा भी लोड आ गया ना, तो भाई इधर उधर वो क्या कर जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी ना। सारी की सारी भाई नॉर्मल चीजें हैं, सारी की सारी लोकल चीजें हैं, ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं। लोकल पर्सन जो आपका रूरल एरिया वाला पर्सन है ना, और ज्यादा इस चीज को रिकॉर्ड कर पाएगा भाई। बट ये क्या है, टेक्निकल टर्म में इन चीजों का पता नहीं है, और वही टेक्निकल चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वाइब्रेशन, हैवी ट्रैफिक वाइब्रेशन है, तभी आपकी होगी क्रैक वगैरह जनरेट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भाई, आपकी भाई नॉन एक्सपेंशन ज्वाइंट की वजह से, फाउंडेशन आपकी भाई श्रिंकेबल क्ले पे आपकी ले कर रही है, सल्फेट अटैक की वजह से क्रैक आएगा भाई, डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से होगा भाई, वेजिटेबल ग्रोथ की वजह से होगा। देखो ना भाई, अब क्रैक कहाँ होगा, अब आपने देखा होगा कई बार रूफ की आपके ना, जैसे हमारे एल्डर होते हैं, एल्डर पर्सन होता है घर में, वो क्या बोलते थे हमारे, वो बोलते थे रूफ वगैरह पे ना कि आपकी कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रो हो जाएंगी और आपकी फिर भाई रूफ में सीपेज हो जाएगा, है ना, फिर आपकी क्या होगी, वहां पे क्रैक जनरेट हो जाएगा। पता है ना, सभी ने पता होगा। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ ये हो जाते हैं, ये वाले ट्रीज वगैरह हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, वो क्रैक जनरेट कर देते हैं फिर बिल्डिंग में। एफ्लोरोसेंस, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अब और क्या क्या था भाई, प्रीवियस हमने देखा था, मोइस्चर डैम्पनेस की वजह से, सल्फेट अटैक की वजह से, और भी आपका पुअर मटेरियल की वजह से आपकी डैम्पनेस हो जाती है, सॉरी ये एफ्लोरेसेंस हो जाती है। मूवमेंट ऑफ वॉल एट डीपीसी लेवल भाई, डीपीसी लेवल पे आपकी मूवमेंट किस वजह से होगी वॉल की भाई, एक्सपेंशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इन द न्यूक्लियर ब्रिक, लैक ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड एट डीपीसी। नेक्स्ट भाई, नॉन लोड बीरिंग वॉल में क्रैक हो सकते हैं भाई हेड एंड साइड पे, और क्रैक पैरापेट वॉल में भी हो सकते हैं, बाउंड्री वॉल में भी क्रैक हो सकते हैं भाई, कोलाप्स बाउंड्री वॉल हो सकते हैं, बाउंड्री वॉल आपकी कोलाप्स हो सकते हैं भाई, फाउंडेशन वगैरह सही नहीं होगी, स्कोरिंग होगी फाउंडेशन की भाई, पुअर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी आपकी, और नेचुरल कैविटी की वजह से, फ्लड वगैरह अर्थक्वेक की वजह से भी आपकी बाउंड्री वॉल है भाई, वो आपकी इफेक्ट हो सकती है भाई। कॉलम में आपका क्रैक हो सकता है, बकलिंग हो सकती है भाई। क्रैक किस वजह से होगा भाई, क्रैक होगा एक्सेसिव लोडिंग की वजह से, एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से। एसेंट्रिक लोडिंग पता है भी आपको क्या होती है, देखो ये देखो, जैसे कि आपकी कॉलम की ना ये इतनी विड्थ है, सेंट्रिक लोडिंग तो भी पूरे पूरे सेंटर से पास कर रहा है आपका भाई, पूरे सेंटर से पास कर रहा है। असेंट्रिक लोडिंग भाई माने कि सेंटर से अगर आपका लोड पास नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं असेंट्रिक लोडिंग। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं असेंट्रिक लोडिंग, ठीक है ना। और भी आपका कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट हो सकता है आपके कॉलम में, श्रिंकेज हो सकती है, टेम्परेचर स्ट्रेस हो सकते हैं भाई। बकलिंग, बकलिंग किस वजह से होती है भाई, इनएडिक्वेट डिजाइन हो रखा है भाई, एक्सेसिव स्लेंडरनेस रेशो। भाई बकलिंग अगर वॉल में भी आ रही है, वॉल में आ रही है या आपकी कॉलम में आ रही है, किस वजह से होगी, स्लेंडरनेस रेशो, माने कि भी थिकनेस कम है और हाइट ज्यादा है, वो तभी आपका स्लेंडरनेस रेशो, और वही आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, बकलिंग आ जाएगी फिर। नेक्स्ट वन भाई, क्रशिंग ऑफ कॉलम हो सकता है भाई, ज्यादा लोड आ गया तो क्रश हो जाएगा। स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होता है भाई, रेनफोर्समेंट के पास से आपका जो कंक्रीट का सरफेस है ना, वो आपका रिमूव हो रहा है भाई, वो आपका अलग हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पेलिंग। वो किस वजह से होगा भाई, रेनफोर्समेंट के क्रोजन की वजह से, है ना। इनसफिशियंट कवर प्रोवाइड करके भाई आपने ये लगा लो, रेनफोर्समेंट से और आपके कंक्रीट का जो बॉटम सरफेस है या आउटवर्ड सरफेस है, उसके बीच में आपका क्या है भाई, आपकी स्पेसिंग कम है, कवर कम है, तो क्या होगा, जब आपकी रेनफोर्समेंट एक्सपेंड होगी ना, तो आपका जो भी ये आपका कंक्रीट का सरफेस है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा भाई। कार्बोनेशन क्लोराइड अटैक की वजह से, फिजिकल डैमेज की वजह से भाई। बीम, बीम में क्या होगा भाई, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो सकती है भाई, और लेटरल बल्जिंग हो सकती है। वो किस वजह से, आपने स्पैन ज्यादा प्रोवाइड कर दिया भाई, आपने स्पैन ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो आपकी क्या होगी भाई, डिफ्लेक्शन हो जाएगी, क्रीप आ जाएगी भी उसमें। एक्सेसिव लोडिंग आपने प्रोवाइड कर दी, देखो भाई ये आपका बीम है, एक तो बीम का आपकी अगर ये वाली, अगर आपकी ये लेंथ है ना, ये आपका स्पैन है, स्पैन बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देना भाई, तो हल्का सा इसके डेड लोड की वजह से भी ये इसमें क्या होगी भाई, ये क्रीप आ सकती है, क्रीप आ सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है भी इसमें। सेकंड में भी आपने लोड प्रोवाइड कर दिया, लोड क्या करेगा भाई, इसमें क्रीप कर देगा, इसमें डिफ्लेक्शन कर देगा। इन अगर इसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है अभी, इसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है,
लेटरल बल्जिंग भाई ये लगा लो कि लेटरल डायरेक्शन में, जैसे अगर आप वॉल का केस लेना, वॉल का केस, वॉल के केस में ये आउटवर्ड ये आपकी मूव हो रही थी ना भाई, ये क्या होगा देखो, ये तो इसका क्या है आपका भाई, ये स्पैन है, स्पैन के केस में ये डाउनवर्ड तो क्या होगी भाई, डाउनवर्ड तो होगी इसमें डिफ्लेक्शन, बट ये क्या होगा भाई, आपको एक बार ऑब्जर्व करके देखो ना, ये लेटरल डायरेक्शन में भी तो जा सकती है भाई, लेटरल डायरेक्शन में भी तो ये मुड़ सकती है ना, लेटरल, इसमें लेटरल भी तो डिफ्लेक्शन आ सकती है, उस लेटरल डिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं भाई बल्जिंग, लेटरल डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं भाई, ठीक है ना। पुअर वर्कमैनशिप हो सकती है भाई, कंस्ट्रक्शन फेलियर हो सकता है, बीम के अंदर आपका एक्सेसिव लेटरल लोडिंग हो सकती है, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो सकती है अभी आपकी, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट हो सकता है, ये बीम के केस में भी। रूफ एंड टेरेस के केस क्या होगी, डिफेक्ट और कोज देख लेते हैं इसके। रूफ में आपकी डिफ्लेक्शन हो सकती है, भी क्रैक आ सकती है, स्पेलिंग हो सकती है भाई, तीनों चीजें अभी सारी सारी हमने पढ़ रखी है भाई। डेकोरेटिव पेंट के केस में भी ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग क्या थी भाई, मोशन अगर इंटरप्ट हो रहा है ना तो वो बबल से फील हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बबल को, देखो अगर बबल इंटरप्ट हो रहे हैं उसको बोलेंगे ब्लिस्टरिंग। मोल्ड, डैम्पनेस की कंडीशन को बोलते हैं मोल्ड। ब्लूमिंग, डल पैचेज, डल पैचेज अगर आपके शो हो रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लूमिंग। ग्रीनिंग, देखो भाई ग्रीनिंग का भी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, ग्रीनिंग क्या थी, क्लियर रिफ्लेक्शन थी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड की रिफ्लेक्शन अगर आ रही है, किस वजह से आ रही है भाई, सरफेस कोट आपने प्रोवाइड ढंग से नहीं की है, सरफेस कोटिंग ढंग से नहीं प्रोवाइड की है, इन दैट केस आपका क्या होगा भाई, ग्रीनिंग हो जाएगी। फ्लेकिंग या पीलिंग, पीलिंग किस वजह से होगी भाई, पीलिंग ये लगा लो भाई आपका जो भी पेंट सरफेस है ना वो वहां से उखड़ जाएगा, एक टाइप से ये लगा लो, मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ ना कि वहां से उखड़ के नीचे सारा का सारा नीचे गिर जाएगा भाई, उसको बोलते हैं फ्लेकिंग या पीलिंग। पील्स जनरेट हो गए ना उसके। ये हुआ भाई ये कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंटिंग कोर्स और कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट के केस में भाई। देखो भाई 4 चैप्टर हो गए, नेक्स्ट चैप्टर आता है भी आपका मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे भी, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा मटेरियल है आपका वो यूज करेंगे भाई। देखो भाई जो भी मटेरियल यूज करेंगे ना, रिपेयर मटेरियल यूज करेंगे, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी भाई लो श्रिंकेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, उसमें श्रिंकेज नहीं आनी चाहिए, अगर श्रिंकेज आ गई तो भाई क्रैक आ जाएगा, श्रिंकेज आई तो क्रैक आ जाएगा, क्रैक आया तो भाई फिर उसका रिपेयरमेंट का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट बोलते हैं रिक्वायर्ड सेटिंग या हार्डनिंग प्रॉपर्टीज भाई, सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज उसकी बेस्ट होनी चाहिए भाई, कि सेटलमेंट उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग टाइम प्रॉपर होना चाहिए, हार्डनिंग जो आपका टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए भाई। वर्केबिलिटी भाई गुड वर्केबल होनी चाहिए, आप उसको वर्केबिलिटी क्या होती है भाई, वर्केबिलिटी का देखो इसमें एक बार दोबारा से भी बता देता हूँ, वर्केबिलिटी को स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे, वर्केबिलिटी की डेफिनेशन आ सकती है हरियाणा वाले एग्जाम में। क्या होती है वर्केबिलिटी, आप उसकी बैचिंग कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, मिक्सिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के बाद अप्लाई कर रहे हो भी, सारे के सारे जब तक आपने कंक्रीट को मिक्स किया, वाटर एप्लीकेशन के बाद से उसकी कंप्लीट इनिशियल सेटिंग टाइम तक का जो आपका पीरियड होता है ना, और उसमें जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी हाँ जी बिल्कुल, ईज ऑफ वर्क तो होता ही है भाई। और क्या होगा कि आपकी जब आपने उसको वाटर डाला, उसमें आपने वो मिक्स किया भाई, वो प्रॉपर मिक्स हो रहा है या नहीं, केवल देखो वर्केबिलिटी ना, स्टूडेंट क्या क्या देख लेते हैं, स्टूडेंट क्या समझते हैं कि वर्केबिलिटी क्या ऊपर मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वर्केबिलिटी है भी, वर्केबिलिटी मिक्सिंग भी होगी, वो भी आपका वर्केबिलिटी काउंट किया। थर्ड वन भी आपका जो प्लेस कर रहे हो, प्लेस अच्छे तरीके से हो जाए, उसमें भी क्या वर्केबल मटेरियल आपका, गुड बोन स्ट्रेंथ और एग्जिस्टिंग सबस्ट्रेट के साथ में, ये लगा लो भी जहां पे क्रैक आ गया, क्रैक जिस क्रैक को आपने फील करना है ना उसके साथ में अगर आपका एडहेशन जनरेट नहीं करेगा ना आपका मटेरियल, तो उसका क्या वर्क है भाई, अगर बोन जनरेट नहीं करेगा, बोन जनरेट नहीं करेगा उसके साथ में, तो उसका अप्लाई करने का बेनिफिट ही नहीं है भाई। नेक्स्ट बोलता भाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि उसका थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ना भाई वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो भाई अगर जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो उसका कोफिशिएंट होता है, अगर वो कोफिशिएंट उसका ज्यादा है ना, कोफिशिएंट उसका ज्यादा है माने कि वो प्रॉपर्टी कम है, जैसे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, माने कि थर्मल एक्सपेंशन इसका बहुत ज्यादा होगा, थर्मल एक्सपेंशन कम हो रहा है, कोफिशिएंट ज्यादा है तो थर्मल एक्सपेंशन कम हो रहा है ना, कि टेम्परेचर प्रोवाइड कराने पे उसका जो थर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे जो उसका एक्सपेंशन है ना वो फैलेगा, एक्सपेंड होगा, वो काफी कम होगा भाई। नेक्स्ट भाई कंपैटिबल मैकेनिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए सबस्ट्रेट के साथ में, मिनिमल और नो क्योरिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी, ज्यादा क्योरिंग उसको प्रोवाइड ना करनी पड़े, एल्कलाइन करेक्टर होना चाहिए। और भाई एल्कलाइन करेक्टर क्या होगा भाई, उसका पीएच है ना, पीएच 11.5 से ज्यादा होना चाहिए, ये बोलेगा भाई 11.5 से ज्यादा होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन कंडीशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट बोलता है भी आपका ये लो एयर एंड वाटर परमिबिलिटी, एस्थेटिक टू मैच विद सराउंडिंग, और भाई कॉस्ट कम होनी चाहिए इसकी, ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉन नॉन डिग्रेडेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए भाई, नॉन हैजर्डस होना चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग होना चाहिए भाई, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए भाई। ये बोलता है अब लो श्रिंकेज क्या है, लो श्रिंकेज बोलता है देखो सारी सारी चीजें हमने पढ़ ली है वाली, अब इसको थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना तो इट इज वेल नोन दैट सीमेंटियस रिपेयर मटेरियल श्रिंक विद द पासेज ऑफ टाइम, कि भी जो आपका सीमेंटियस मटेरियल होता है ना वो श्रिंक हो जाता है, टाइम के साथ में श्रिंक होगा तो भाई क्रैक जनरेट हो जाएगा, क्रैक जनरेट होगा तो आपका फिर रिपेयरमेंट मटेरियल भी आपका फेल हो जाएगा। देखो भाई वर्केबिलिटी यही हुआ भाई, गुड वर्केबिलिटी होनी चाहिए, बोन विद सबस्ट्रेट, एडहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सरफेस इंटरलॉकिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, मैकेनिकल बॉन्डिंग भी बेस्ट होनी चाहिए। एल्कलिनिटी की बात करें 11.5 से ज्यादा आपका पीएच होना चाहिए, और भी लो एयर एंड वाटर परमिबिलिटी भाई, इसमें ना तो एयर परमिबल होनी चाहिए और वाटर परमिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए भाई, अगर हो गए तो आपकी क्या करेगा भाई डैम्पनेस वगैरह क्रिएट हो जाएगी, और आपका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ को क्या कर देगा बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा ये वाला। एस्थेटिक वैल्यू बेस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और नॉन डिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए भाई, नॉन हैजर्डस होना चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग होना चाहिए। अब आपके भाई ये लगा लो कि आपकी रिपेयरमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस करनी है, कौन कौन से मटेरियल आपके यूज होते हैं, सबसे पहले भी एंटी कोरोजन कोटिंग। आपने देखा होगा आप जब भी कोई आयरन आयरन वगैरह का आप ये लगा लो भी आपने मेन डोर आप क्या करते हो भाई, मेन डोर आप आयरन का बनवा क्या करते हैं स्टील वगैरह का बनवा लेते हैं, बट जब आयरन वगैरह का प्रोवाइड करते हैं मेटल, मेटल का करते हैं तो मेटल वाले भी क्या करते हैं भाई एंटी कोरोजन कोटिंग करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करते हैं, प्राइमर के बाद में हम क्या करते हैं भाई पेंट की कोट अप्लाई करते हैं, आपकी कोटिंग होती है रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल सरफेस फ्रॉम कोरोडिंग इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट, माने कि भाई जबकि आप है ना डेम्पनेस ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इन दैट केस आप क्या कोरोजन कोटिंग वहां पे प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट बोलता है व्हेन and that they tend to have chemical reaction with air and water. The effect of corrosion become evident on the surface of these material. For example, after putting a piece of iron into the atmosphere for an extended period, it start rusting. भाई आयरन की रस्टिंग हो जाती है अगर आप उसको एटमोस्फेयर में खुला छोड़ देते हो, ऑक्सीजन इंटरेक्शन की वजह से होती है और वाटर की वजह से। देखो भाई रस्टिंग और अगर आपका कोरोजन का है तो उसके लिए पूछ ले भी क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये दो चीजें आपकी भाई रस्टिंग और कोरोजन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं होगी ना भाई तो आपका आयरन का जो भी आयरन की रस्टिंग और मेटल का कोरोजन नहीं हो पाएगा भाई। नेक्स्ट देखो भाई प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन के लिए भी हम क्या करते हैं एंटी कोरोजन मटेरियल यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील को यूज कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड कोल्ड रोल्ड स्टील को यूज करते हैं भाई, बैरियर कोटिंग प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड दैट अ फिल्म दैट फॉर्म ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस, भाई आपकी कोई भी आप एंटी कोरोजन फिल्म का प्रोवाइड कर दोगे। सरफेस ट्रीटमेंट में क्या करोगे भाई कोरोजन को रोकने के लिए आप प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करोगे भाई सरफेस पे, सरफेस की प्लेटिंग कर दोगे भाई आप, पेंटिंग ट्रीटमेंट करोगे भाई आप, ठीक है ना। नेक्स्ट वन भी आपका एडहेसिव एड्स, रिपेयरमेंट वर्क में मेंटेनेंस वर्क में आप क्या करते हो एडहेसिव एड्स करते हो, जिससे आपका क्या हो भाई जो भी आप चीज जैसे कि आप पेंट का लगा लो भाई, पेंट आपका पेंट कहीं से उखड़ गया, आपने वॉल पुट्टी अप्लाई की पेंट को अप्लाई किया भाई, अगर आपके पेंट में एडहेसिवनेस नहीं होगी ना, एडहेसिवनेस नहीं होगी, एडहेसिवनेस माने प्रॉपर्टी टू बाइंड विद अदर मटेरियल ऑफ अदर क्वालिटी, जो भी आपकी दूसरा मटेरियल होगा ना दूसरे मटेरियल से अटैच करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडहेशन, है ना। कोहेजन क्या होता है भाई सेम टाइप के मटेरियल अगर आपस में अटैच हो जाएंगे उसको बोलते हैं कोहेजन, डिफरेंट मटेरियल आपस में अटैच होंगे उसको बोलते हैं भाई एडहेशन। एडहेसिव प्रॉपर्टी आपकी बेस्ट होगी, एडहेसिव प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जनरेट करने के लिए आप क्या करते हो भाई कुछ एडहेसिव मटेरियल यूज करते हो, पेंट में भी यूज करते हो, सीमेंट में भी यूज करते हो। सीमेंट में क्या भाई बाइंडर होता है, बाइंडर क्या है जो आपका कंक्रीट होता है, कंक्रीट में सीमेंट एज अ बाइंडर होता है, लाइम एज अ बाइंडर होता है, बाइंडर क्या होगा भाई वो एडहेसिव प्रॉपर्टी तो जनरेट कर रहा है आपकी सीमेंट कंक्रीट में। तो भाई आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अगर एडहेसिव आ जाए ना तो क्या क्या होता है भाई व्हाइट क्राफ्ट ग्लू होता है भाई, येलो वुड ग्लू होता है ना। वुड के केस में आप येलो वुड ग्लू यूज करते हो वुड मटेरियल को जोड़ने के लिए, और भी आपका व्हाइट क्राफ्ट भी कर लेते हो, व्हाइट ग्लू भी यूज कर लेते हो आप, सुपर ग्लू यूज करते हो, हॉट ग्लू यूज करते हो, स्प्रे एडहेसिव यूज करते हो भाई, फैब्रिक एडहेसिव यूज करते हो, एबोक्सी करते हो भाई, और आपका पोली क्या भाई ये
रुको, स्क्रीन में थोड़ा सा हो रहा है। हाँ ये देखो, ये आ गया भाई। आप एपोक्सी यूज करते हो और आप पॉलीयूरेथीन यूज करते हो भाई, पॉलीयूरेथीन आप यूज कर लेते हो ना। नेक्स्ट भाई आपकी रिपेयर मोटार यूज करते हो, रिपेयर मोटार आप यूज करते हो। ये आपने भाई सबसे ज्यादा आपने ये वाली चीज देखी होगी जब आप रिपेयर मोटार को यूज करते हो। घरों में भी आपने खुद भी अप्लाई की होगी भाई रिपेयर मोटार, तो आपने खुद भी अप्लाई कर दिया होगा। छोटी मोटी कोई कैविटी आ रही होगी ना, कोई क्रैक आ रहा होगा, कोई क्रैक को फिल करने के लिए आपने क्या किया होगा भाई, रिपेयर मोटार को यूज किया होगा, है ना। तो भी रिपेयर मोटार आर यूज टू प्रोवाइड न्यू स्ट्रेंथ टू डैमेज इन मोस्ट केसेस ऑफर अ परमानेंट रिपेयर दैट इज टफ एंड स्टैंड अप द मोस्ट हैवी यूज। ये आप क्या करते हो, परमानेंट रिपेयर प्रोवाइड करने के लिए आप रिपेयर मोटार को यूज करते हो। टाइप्स ऑफ रिपेयर मोटार कौन से होते हैं भाई, सीमेंटेंस कंक्रीट रिपेयर मोटार भाई, एबॉक्सी कंक्रीट रिपेयर मोटार भाई, कंक्रीट रिपेयर मोटार, आप तीन टाइप के मोटार यूज करते हो। नेक्स्ट भाई क्योरिंग कंपाउंड, हाइड्रेशन प्रोसेस को इनहांस, हाइड्रेशन प्रोसेस रैपिडली हो जाएगी आपकी, जिससे आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस होगी तो आपकी स्ट्रेंथ जनरेट होगी कंक्रीट में, है ना। उसके लिए भी आप क्या करते हो, कुछ क्योरिंग मटेरियल यूज करते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट के लिए आप क्या करते हो, क्योरिंग आपकी एसेंशियल होती है भाई। So to maintain required moisture content, some precaution are applied. Concrete curing compound is a compound which helps to prevent loss of moisture content from the concrete. So concrete is properly secured with later the full development of strength concrete. भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए क्या आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना वो आपका अर्ली इवेपोरेट ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करते हो भाई, आप क्या के लिए और लॉस ऑफ मॉइस्चर को बचाने के लिए भी। टाइप ऑफ क्योरिंग कंपाउंड कौन से होंगे, कंपाउंड होंगे, ब्लैक कंपाउंड होंगे भी आपके, और क्लोरीनेटेड रबर कंपाउंड आपके होंगे किसकी चीज के लिए भी आपके, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के आपकी मटेरियल भी देखो भाई क्योरिंग कंपाउंड की आपकी वाटर रिटेंशन होनी चाहिए भाई, रिफ्लेक्टेंस होनी चाहिए, ड्राइंग पीरियड कुछ इसका ढंग का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेटिंग होनी चाहिए इसकी, नॉन वोलेटाइल मटेरियल होनी चाहिए इसमें, है ना। ऐसे नहीं अभी कि क्योरिंग मटेरियल को यूज कर रहे हो, इसमें ही क्या हो रहा है भाई, इसमें ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है जो टेम्परेचर के कारण आपके वोलेटाइल नेचर के हैं, वो आपके इवेपोरेट हो रहे हैं, तो भाई वाटर के कैसे बचाएंगे, इवेपोरेट होने से वाले। भाई जॉइंट सीलेंट आपने देखा होगा भाई, जॉइंट सीलेंट आप यूज करते हो, है ना। आपने देखा होगा भाई जब आप घर पे वॉल टाइल अप्लाई करते हो, आप फ्लोर टाइल अप्लाई करते हो, तो आपने देखा होगा बाद में क्या करते हैं भाई, वो जो भी जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट को सील करने के लिए जॉइंट सीलेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये बोलता है जॉइंट सीलिंग इज द इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल इनटू द जॉइंट ऑफ बिल्डिंग कंक्रीट स्लैब और बालकनीज कार पार्क कमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए क्रिएटेड अ वाटर प्रूफ सील। जॉइंट फीलिंग इज यूज टू इंटरसेप्ट, माने कि भाई जॉइंट को ऐसे बना देंगे, फील नहीं होगा भी यहाँ पे जॉइंट है भी या नहीं है, जॉइंट है भी है या नहीं है। एपोक्सी क्या भाई, एपोक्सी का क्या बताना है, एपोक्सी का क्या बताना है भाई, अजीत जल्दी बताओ, एपोक्सी का क्या बताना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्रैक फीलिंग में यूज करेंगे, टाइल्स में फील करेंगे, बिल्कुल देखो। अभी एपोक्सी का भी बताते हैं आपको, एपोक्सी का भी दिखाएंगे अभी नेक्स्ट। आपने एक मैंने पूरी पूरी पिक डाल रखी है उसमें, देखो टाइप ऑफ सीलेंट देखना भाई कौन कौन से होंगे, देखो भाई वेर इसको स्टार मार्क करोगे भाई यहाँ पे। टाइप ऑफ सीलेंट कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सीलेंट भाई, है ना, यूरिथीन बेस्ड सीलेंट भाई, एक्राइलिक बेस्ड सीलेंट, ये तीन टाइप के आपके सीलेंट हैं। और एक है आपका पॉलीसल्फाइड बेस्ड सीलेंट भाई, ये आपके क्या है भाई, वाटर प्रूफ सिस्टम, ये आपके क्या है जॉइंट सीलेंट, अभी आपके जॉइंट को फिल करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट भाई आपका वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ, आपने पता है भाई वाटर प्रूफिंग अभी बताया था मैंने कि आपकी रूफ पे क्या है, वेजिटेशन वगैरह ग्रो हो जाती है, वेजिटेशन वगैरह ग्रो हो जाती है भाई, तो उस वजह से क्या होता है भाई, आपका क्रैक जनरेट हो जाते हैं, होल्स कैविटी आ जाती है, कैविटी में आपका वाटर क्या होता है भाई, वाटर एंटर करता है और आपकी छतों से लेके भाई नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, रूफ पे वाटर प्रूफिंग सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं, वाटर प्रूफिंग सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, मैनी टाइप ऑफ वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन सिस्टम आर अवेलेबल इंक्लूडिंग फेल्ट पेपर और तार पेपर विद एस्फाल्ट और तार टू मेक अ बिल्ट अप रूफ, रूफ को और क्या करते हैं अभी इसको वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं आपकी रूफ को। अदर बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग एथाइलिन प्रोपाइलिन मोनोमर ईडीपीएम ईपीडीएम रबर पॉलीविनाइल क्लोराइड लिक्विड रूफिंग एंड मोर, ये सारे के सारे आपके ऐसे मटेरियल भाई एज अ जो वाटर प्रूफिंग ऑन द रूफ आपके अप्लाई कर सकते हैं। हियर आर सम इजी वेज टू वाटर प्रूफ योर रूफ, आपकी रूफ को वाटर प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
सबसे पहले आप जो भी डेड लीव्स और ब्रांचेज है उनको रिमूव करोगे भाई। आपके अगर रूफ के नियर में कोई ट्री है आप उसको ट्रिम कर दोगे, रिप्लेस करोगे भाई मिसिंग कर्लिंग और डैमेज सिंगल को, और आप कवर करोगे भाई सीम को सीम टेप से, ठीक है ना। नेक्स्ट करोगे आप वाटर रिपेलेंट आप लेयर अप्लाई करोगे और उसको क्या करोगे भाई बेस्ट प्रेमिस को अप्लाई कर दोगे भाई, ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी भाई वाटर प्रूफ को, रूफ को वाटर प्रूफ बनाने का आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है भाई। ये बोलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको भी मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये स्टार मार्क जिनको भी मैं करवा रहा हूँ ना भाई, ये एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। जो भी सीटी मेंस में आप क्या आ सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन बिल्डिंग रिपेयर से आएंगे ना तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे जो अभी स्टार मार्क करवाए सारे के सारे। भी ये बोला कि विच वाटर प्रूफिंग इज बेस्ट, तो भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर सिलिकॉन सीलेंट इज वन ऑफ द मटेरियल दैट दैट आर इफेक्टिव फॉर वाटर प्रूफिंग, कि वाटर प्रूफिंग के लिए आपके सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल है ना सर वो आपके बेस्ट होते हैं। Silicon sealant can be effectively used to protect concrete and make it waterproof. Silicon can be function, silicon function as the crack filler and sealant. ये आपका क्रैक फिलर भी होता है, सीलेंट भी होता है और वाटर प्रूफिंग के लिए भी आपका ये यूज होता है भाई। विच कैन बी अप्लाइड टू क्रैक अप टू क्वार्टर इंच और 0.6 थिन इंच। ये आपका ये लगा लो भाई क्वार्टर इंच हो या आपका 0.6 टाइम्स आपका थिन हो, उसमें आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट भाई सीमेंटियस वाटर प्रूफिंग भाई। Cementitious waterproofing coating are breathable, seamless coating and used to provide positive and negative side waterproofing protection on concrete and masonry surface भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में आप क्या करते हो भाई, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को भाई। ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड भाई आपके वाटर प्रूफिंग प्रोटेक्शन की। दे प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड रजिस्टर मोल्ड एंड माइल्ड ड्यू, माने कि भाई आपकी वाटर इन्फिल्ट्रेशन को आपकी क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगी। प्रोटेक्टिव कोटिंग भाई, प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होगी आपकी, देखो ये सीमेंटियंस आपकी वाटर प्रूफिंग है भाई, जॉइंट वगैरह क्रैक वगैरह में आप यूज कर देते हो। प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होगी, अटैक टू प्रिवेंट करोजन ऑफ स्टील बाय प्रोवाइडिंग अ बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर। प्रोटेक्टिव कोटिंग किस में अप्लाई करते हैं भाई, मेटल के केस में। मेटल के केस में आप जैसे कि प्राइमर हुआ और आपका पेंट हुआ, पेंट कर दिया सरफेस को आपने भाई, तो आप क्या करेगा भाई आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग बोलेंगे इसको, और आपकी मेटल को कोरोड होने से बचा देगा। नेक्स्ट देखो भाई रेमेडियल मेजर फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट, कि आपके बिल्डिंग डिफेक्ट ना हो इसकी वजह से आप क्या क्या रेमेडी रखेंगे। लास्ट चैप्टर भी आज का हमारी इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है ये वाला, कि आप क्या कर सकते हैं भी। कोई रेमेडी में कोई किसी को कोई क्वेरी है क्या, बताओ जल्दी से। टिल नाउ अगर किसी को कोई क्वेरी है तो जल्दी से बता देंगे भाई, तो देखते हैं। को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बेटर करने के लिए रखते हैं, मॉइस्चर से प्रिवेंट करने ये सील कर देते हैं, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छे, और बताओ। ठीक है, सो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो हम रखते हैं। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किस केस में रखते हैं भाई, उसमें भी भाई, उसमें भी हम उसको क्या करते हैं, फील करके रखते हैं भाई कि मटेरियल होता है। अगर आपकी सीलेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आपका ऐसा सीलेंट हम उसमें यूज करेंगे जो इलास्टिक नेचर का हो। आपने देखा होगा हमने जब हाईवे मैंने स्टडी करवाया था आपको, तो हाईवे में भी ये वाली चीज बताई थी कि हम उसमें ना एक इलास्टिक नेचर का मटेरियल कनेक्शन हो रहा है ना आपके जॉइंट में, तो वो स्मूथली हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ अंकुर, क्लियर हुआ या बताओ, या ये चीज क्लियर। आपने आपका डाउट है, हाँ वो इशू आ रहा है। ठीक है अजीत, आपको दोबारा बताना है। मैंने बताया कि देखो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बोला, अंकुर ने पूछा कि सर हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, बट मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए उसको सील कर देते हैं। तो ये बोलता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करेंगे फिर। तो मैंने इसमें इसका आंसर किया है कि हम भाई उसमें एक इलास्टिक मटेरियल को यूज करते हैं। जब हमने हाईवे को पढ़ाया था, हाईवे के पढ़ाने के केस में हमने देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं भाई आपके हाईवे के केस में, है ना, जब आप हाईवे को कंस्ट्रक्ट करते हो उस केस में होते हैं। ओके सर, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सर, कन्वे कर देता हूँ इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई, तो मैं आपको ये वाला बता रहा था कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपके हाईवे के केस में होते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो इलास्टिक नेचर के होते हैं भाई, इलास्टिक नेचर के होते हैं, और वो सीलेंट की तरह भी एक्ट करेंगे और आपका वाटर प्रूफिंग की तरह भी एक्ट करेंगे, और आपके भाई थर्ड वन किसकी तरह एक्ट करेंगे, आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में भी आपके करेंगे भाई, ठीक है ना। और आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास है, अ, उसकी टाइमिंग आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना। इस क्लास के बाद वैसे 11 की टाइमिंग हमने रखी थी, 11 की टाइमिंग रखी थी भाई हमने, तो स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर इसको थोड़ा सा आगे डिले कर दो, तो 8 AM वाली, सॉरी 8 AM वाली क्लास की टाइमिंग 9 AM की थी भाई, जो अर्थक्वेक वाली टाइमिंग 11 की थी। अब 11 की टाइमिंग जो न्यू टाइमिंग होगी वो आपको ग्रुप में कन्वे कर देंगे, ठीक है ना। सर ने मैसेज कन्वे किया है कि आपकी जस्ट आफ्टर दिस क्लास रहने वाली है, बट एक बार और सर से डिस्कशन करके अगर आपका कुछ ये लगा लो भी, जो भी टाइमिंग होगी ना, टाइमिंग क्लास के बाद आपको रेफर कर दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है अभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सभी को ज्वाइन करना है वो वाली क्लास को। देखो भाई नेक्स्ट आपकी ये वाला है कि आपके रेमेडियल मेजर कौन से होंगे भाई बिल्डिंग डिफेक्ट के लिए, बिल्डिंग डिफेक्ट के लिए आपके रेमेडियल मेजर, कि आपका डिफेक्ट अकर ही ना हो भाई, क्या क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए भी हम देखो। इसमें भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडर होती है, सबसे इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन, कि आपके डिफेक्ट के आने से पहले ही हम ऐसे प्रिकॉशन को अटेन कर लें, ऐसे प्रिकॉशन को हम अटेन कर ले भाई जिससे हमारा डैमेज हो ही ना, है ना। अगर हम प्रॉपर किसी चीज की रिपेयरमेंट करते रहेंगे, कोई छोटा क्रैक हमें दिख रहा है, हम उस क्रैक को जल्दी से अगर कवर कर देंगे भाई, तो हमारा बड़ा क्रैक होगा ही नहीं, फिर वो फ्रीजिंग थ्रोइंग वाला एक्शन होगा ही नहीं फिर उसमें, है ना। इसमें बोलते हैं सरफेस प्रिपरेशन टेक्निक फॉर रिपेयर, की सरफेस को प्रिपेयर करना है भाई, सरफेस को प्रिपेयर करना है रिपेयर के लिए। हम क्या करेंगे, कोटिंग परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सरफेस प्रिपरेशन, कि आपका जैसा सरफेस होगा ना भाई, और आप उस पर जो भी मटेरियल अप्लाई करोगे, तो वो उस जितना बेस्ट आपने उसको प्रिपेयर कर रखा होगा, तो उतना बेस्ट वो वहां पे क्या होगा भाई, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा भाई, जब भी आपके कहीं पे ये लगा लो प्लास्टरिंग वर्क होता है ना, प्लास्टरिंग वर्क होता है, तो वो क्या करता है भाई, आपका जो भी आपका बिल्डर होता है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे से ना कट दे देता है वहां पे। आपने रूरल एरिया में देखा होगा भाई, जहाँ पे अगर आप कहीं पे दोबारा प्लास्टरिंग करवाते हो ना, तो आप छोटे छोटे कट दे देते हो। छोटे छोटे कट क्यों करते हो भाई, इस पे आप कट को करने का रीजन क्या होता है, ताकि आपकी ना ये लगा लो भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाए, है ना। तो वो भी क्या है भाई, सरफेस को प्रिपेयर ही तो कर रहे हैं वहां पे भी, सरफेस को प्रिपेयर ही तो कर रहे हैं ना। अब देखो भाई इसमें मेथड क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले भी हम सरफेस को केमिकल केमिकल से हम क्लीन कर सकते हैं भाई, एसिड एचिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी बताया अभी जो, है ना, छेनी थोड़े वगैरह का यूज करके। अब्रेसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं भाई, अब्रेसिव प्रिपरेशन कैसे किया भाई, वही किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज किया। रोटोमलिंग कर सकते हो भी, नीडल स्केलिंग कर सकते हो भी आप। क्रैक रिपेयर मेथड, एपोक्सी इंजेक्शन, देखो भाई जो भी बता रहे थे एपोक्सी इंजेक्शन, एपोक्सी इंजेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर क्रैक एज अ नैरो एज 0.002 इंच। भी इतना नैरो आपका अगर होगा ना, अगर आपका इतना नैरो भी आपका क्रैक है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, एपोक्सी इंजेक्शन मेथड को यूज कर सकते हो। द टेक्निक जनरली कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंट्री एट क्लोज इंटरवल अलोंग द क्रैक। भी जहां पे भी आप ये लगा लो कि जहां पे आपका क्रैक है ना, वहां पे आप क्या करोगे, एपोक्सी को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, और जो भी आपका मटेरियल होगा उसको इंजेक्ट कर दोगे। देखो भाई, ये देखो, ये एपोक्सी है, ये आपका एपोक्सी इंजेक्शन वाला है केस भाई। देखो भाई इसमें आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप क्रैक को क्लीन करोगे, फिर आप क्या करोगे, सरफेस को सील करोगे, इंस्टॉल द एंट्री, आप एपोक्सी को यहाँ पे अप्लाई करोगे भाई, मिक्स द एपोक्सी, एपोक्सी को क्या करोगे, मटेरियल को यहाँ पे मिक्स कर लोगे, और यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे, फिर भाई इंजेक्ट द एपोक्सी, आप एपोक्सी को इंजेक्ट कर दोगे भाई, रिमूव द सरफेस सील, आप सरफेस सील को क्या करोगे वहां से रिमूव कर दोगे भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई एपोक्सी क्या, देखो इसमें क्वेश्चन आता है, इसको करो भाई स्टार मार्क, अगेन स्टार मार्क करेंगे, क्या एपोक्सी आपकी वाटर प्रूफ है, क्या आपकी वाटर प्रूफ है, बिल्कुल है भाई, ये इनक्रेडिबल वाटर प्रूफ है भाई आपकी, काफी ज्यादा हाईली वाटर प्रूफ है भाई आपकी। A detail that didn't escape the attention of the pioneer of this material and वाटर प्रूफिंग में आप यूज करते हो भाई एपोक्सी को। एपोक्सी क्या इको फ्रेंडली है, बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द मोर इंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग because it comes from organic plants. It is manufactured in wave that release no biohazard, कोई भी बायोहैजार्ड नहीं करती है, तो ये क्या है भाई, इन्वायरमेंट वाटर प्रूफ भी है भाई।
नेक्स्ट देखो भाई आपकी क्या होती है, ग्रूविंग एंड सीलिंग करते हो भाई। ग्रूविंग एंड सीलिंग इज यूज टू ट्रीट बोथ फाइन पैटर्न क्रैक एंड पैटर्न क्रैक में भी आपकी यूज होती है भाई। अगर आपके लार्जर आइसोलेटेड क्रैक है उनमें भी आपकी क्या होती है, ग्रूविंग और सीलिंग होती है। इफेक्टिव यूज फॉर वाटर प्रूफिंग बाय सीलिंग क्रैक ऑन अ कंक्रीट सरफेस वेयर वाटर स्टैंड, जहां पे वाटर रुकता है भाई वहां पे क्रैक आ जाता है जनरली आपका, वहां पे क्या करते हैं आप, ग्रूविंग और सीलिंग कर देते हो। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्लाइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जहां पे अप्लाई हो रहा है वहां पे भी ये वाले अप्लाई करते हो। दिस स्टेटमेंट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर टू रीच द रेनफोर्सिंग ऑफ स्टील और पास द कंक्रीट कॉजिंग सरफेस स्टेन्स और अदर प्रॉब्लम। इस स्टेन जो भी आपका ये लगा भी सरफेस पे अगर स्टेन वगैरह आ रहे हैं ना, जैसे वाटर जहाँ पे इकट्ठा होगा भाई, तो आपको पता है कि कंक्रीट पे हो या किसी भी सरफेस पे हो आपके स्टेन्स आ जाएंगे वहां पे, है ना, धब्बे से लग जाएंगे आपके सरफेस पे। तो आप क्या करोगे भाई, वहां पे क्या करोगे आप, ग्रूविंग और सीलिंग को यूज करोगे। देखो आप क्या करें, ओरिजिनल क्रैक था भी आपका, आपने क्या किया, रूटिंग की उसकी, फिर आपने क्या किया वहां पे, सीलिंग की भाई। Procedure consists of preparing a group at the surface ranging in depth, typically from 1 meter to 1 by 4 to 1 inch. Concrete may be used. The group is then cleaned by air blasting, वाटर ब्लास्टिंग और ड्राई। देखो भाई आप कैसे क्या कर सकते हैं इसको, क्रैक है, क्रैक को फिल करने का मेथड आप यहाँ पे अप्लाई, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रूविंग एंड सीलिंग मेथड बोलते हो। ये अगर आपका फाइन क्रैक हो, फाइन क्रैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका भाई एक लार्जर क्रैक हो, लार्जर क्रैक के लिए भी आप क्या कर सकते हो भाई, इसको यूज कर सकते हो, ग्रूविंग एंड सीलिंग को। देखो भाई कंक्रीट क्रैक रिपेयर बाय सीलिंग, स्टिचिंग, स्टिचिंग में क्या करोगे, जहां पे कंक्रीट आ रहा है ना भाई, आपका क्रैक आ रहा है, आप क्या करोगे कि यू शेप का आप क्या करोगे, यू शेप की सीलिंग को आप प्रोवाइड करोगे। देखो स्टिचिंग इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग होल्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जब हम पे भी क्रैक होगा ना भाई, वहां पे क्या करेंगे, ड्रिल होल करेंगे बोथ साइड में। ये लगा लो ये क्रैक था, इसके बोथ साइड में क्या किया हमने, ड्रिल होल किया भाई। फिर उसको हमने क्या किया भाई, एंड ग्राउंडिंग इन यू शेप मेटल, यू शेप मेटल को हम यूज करेंगे विद शॉर्ट लेग दैट स्पेन द क्रैक, क्रैक के जहां पे क्रैक होगा ना, देखो यहाँ पे क्रैक होगा, अब यू शेप के हमने क्या किया भाई, यू शेप की मेटल को अप्लाई किया, और क्रैक की जहां पे शॉर्ट लेग थी इसकी, शॉर्ट लेग को क्या किया, इस साइड में हमने अप्लाई किया, क्रैक के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमने इसको अप्लाई किया। नेक्स्ट बोलता है भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस मेजर क्रैक्स। द स्टिचिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द crack, cleaning the hole and anchoring the light of the staple in the holes with either a non-shrink grout or epoxy resin based। ये बोलता है कि आपने क्या किया, यू शेप की मेटल को यूज किया, और जो इसका शॉर्ट एंड होगा ना क्रैक की डायरेक्शन में उसको यूज करेंगे, और फिर एपोक्सी वगैरह अप्लाई करके इसको क्या कर देंगे, हम सील कर देंगे भाई। नेक्स्ट बोलते हैं एडिशनल रेनफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग फॉर क्रैक रिपेयर के लिए क्या करेंगे, ड्रिलिंग एंड प्रेसिंग मेथड, ये वाला होगा भाई, ड्रिल वगैरह करके उसको अप्लाई कर देंगे। प्रीस्ट्रेस द स्टील, प्रीस्ट्रेसिंग करेंगे स्टील की, तो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्रैक वगैरह जनरेट नहीं होगा। पोर्टलैंड सीमेंट की ग्राउटिंग करेंगे भाई, तो भी आपका क्रैक को रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट, भाई बग होल को रिपेयर कर सकते हैं, है ना। टाई होल्स को आप कर सकते हो भाई, हनी कॉम्बिंग लार्जर वॉइड है उनको रिपेयर कर सकते हैं भाई, मोटार वगैरह का यूज करके। हनी कॉम्बिंग कंक्रीट में कैसे करेंगे भाई, कंक्रीट जो बैच होंगे वो कोहेसिव होने चाहिए, कंक्रीट की वर्केबिलिटी आपकी प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट से मैच होनी चाहिए भाई, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो ना कंक्रीट को, वहां पे आपका जो भी मटेरियल है उससे आपकी मैच होनी चाहिए भाई। प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे भाई, आप कॉम्पैक्शन करेंगे, थ्रोली कॉम्पैक्ट करेंगे भाई, और क्या करोगे भाई, कंक्रीट कंक्रीट फॉल शुड बी कैप्ट मिनिमम, कंक्रीट का फॉल है ना वो मिनिमम रखेंगे। ये बोलता है रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी एलिमेंट, जो आपकी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है ना, वहां पे क्रोजन को आप कैसे रिपेयर करोगे, सबसे पहले आप भाई लूज कंक्रीट को रिमूव करोगे, उसके बाद भाई आप रिमूव करोगे रस्ट को ओवर द बार, जो भी बार पे आपकी रस्ट आ रही है ना उसको रिमूव कर देंगे भाई। फिर क्या करेंगे भाई, आप जो भी आपकी स्टील होगी या आपकी जो भी मेटल होगी उस मेटल को क्या करेंगे भाई, क्रोजन एंटी क्रोजन पेंट से आप क्या करोगे, इसको पेंट कर दोगे। फिर क्या करोगे भाई, अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट ऑन कंक्रीट, आप कुछ भी मोटार मटेरियल लगा लो, कंक्रीट कंक्रीट मटेरियल लगा लो, आप वहां पे अप्लाई करोगे भाई। सर फ्यू मेथड क्या भी, कैथोडिक प्रोटेक्शन अभी आपका, नेक्स्ट वन भी क्रोजन इनहेबिटर एडमिक्सचर यूज करते हैं भाई, एंटी कलर कोटिंग यूज करते हैं, फ्लाई ऐश को यूज करते हैं भाई। फ्लाई ऐश क्या करेगा भाई, आपका सीमेंट में जब मिक्स करोगे ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करता है भाई फ्लाई ऐश, आपने देखा होगा, और इन दैट केस आपकी जो रिइंफोर्समेंट का क्रोजन है उसको भी रिमूव करेगा। एपोक्सी कोटेड बार, एपोक्सी कोटेड बार को आप यूज करोगे। रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस,
फिर डैम्पनेस को आप कैसे आप क्या करोगे, रिपेयर करोगे, डीपीसी को कैसे रिपेयर करोगे भाई? सबसे पहले फिजिकल मेथड, कीप ऑन टॉप ऑफ ऑर्डर आउटडोर होम मेंटेनेंस, कीप द होम वार्म। कि आप क्या करोगे भाई, फिजिकल मेथड आपके प्रिवेंशन के हैं भाई आपके ये। आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो टॉप ऑफ आउटडोर होम मेंटेनेंस करोगे, होम को वार्म रखोगे भाई, मेक श्योर आपका जो होम है वो फुल्ली वेंटिलेटेड है भाई। और आप क्या करोगे भाई, मॉइस्चर को प्रोड्यूस होने से आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। टेक केयर व्हेन कुकिंग भाई, रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, चूज मॉइस्चर रेजिस्टेंस पेंट वॉलपेपर, है ना। वाटर प्रूफ पेंट आ गया ना आप, तो आपके भाई वो वाले यूज करेंगे तो आपका मॉइस्चर डैम्पनेस होएगी नहीं फिर। नेक्स्ट भाई, लिव रूम टू ब्रेथ, ये आपकी पूर प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में होनी चाहिए। आपके रूम में क्या होनी चाहिए भाई, प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी वहां पे होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मेथड क्या है भाई, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस मेथड आपका डैम्पनेस को रिमूव करने का भाई। पैसिव सिस्टम हो सकता है, एक्टिव हो सकता है भाई, केमिकल मेथड हो सकता है भाई। रिपेयर ऑफ वॉल के लिए क्या करोगे भाई, मोटार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज करोगे आप, और रिमूव ऑफ एफ्लोरोसेंस करेंगे भाई आप। एफ वॉल की रिपेयर के लिए आप क्या करते हो भाई, एक तो आप मोटार से उसको क्रैक वगैरह को रिपेयर करोगे, सेकंड वन आप क्या करोगे भाई, एफ्लोरोसेंस को आप क्या करोगे वहां से रिमूव करोगे। देखो भाई, प्रिवेंटिंग एफ्लोरोसेंस मेथड आपकी कौन कौन से हैं, क्या आप एफ्लोरोसेंस, ये आपकी पता है ना, एफ्लोरोसेंस देखने में ऐसी होती है, ये डैम्पनेस की वजह से आती है, सल्फेट अटैक की वजह से आती है, और भाई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से आती है ना एफ्लोरोसेंस। अब आप उसको रिमूव कैसे करोगे भाई, प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, सबसे पहले भाई हाइड्रोफोबिक सीलेंट यूज करोगे, कैपिलरी ब्रेक यूज करोगे भाई, क्वालिटी ऑफ मेजरिंग कंस्ट्रक्शन को आप बेस्ट रखोगे, इंस्टॉलेशन ग्राउटिंग एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन से भाई, प्रेशराइज वाटर को आप क्या करोगे भाई, में डिजोल्व एफ्लोरोसेंस को आप क्या करोगे भाई, प्रेशराइज वाटर है ना, एफ्लोरोसेंस को आपका क्या करेगा भाई, डिजोल्व कर लेगा एफिशिएंटली, है ना। Or you can use water, dry off the water from the building material after application. If you fail to remove the water, crystal may remain that can cause efflorescence to repair. कि आपका अगर वाटर वहां पे रह गया ना, एफ्लोरेसेंस आपका बार बार आ जाएगा। ब्रशिंग विद स्ट्रॉन्ग ब्रश यू कैन रिमूव एफ्लोरेसेंस विद ईज। ये सारे के सारे भैया आपके लगा रहा हूँ लोकल मेथड बता रखे हैं सारे के सारे, जो आप एफ्लोरेसेंस को रिमूव करना है। प्रेशराइज वाटर, सेकंड वन आप क्या करो भाई, ब्लिस्टरिंग यूज कर लो, ब्रशिंग यूज कर लो, कहते ब्रश होगा ना हार्ड ब्रश से इसको रिमूव कर दो। लोकल मेथड है भाई। बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा एक रूरल एरिया का सबसे सबसे ये लगा लो भाई, सबसे बेस्ट, सबसे जिस जिस टॉपिक हमारी कमांड होनी चाहिए ना, ये वो वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी कवर होती है भाई। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इन प्रॉब्लम इन टूडेज क्लास, जल्दी से बताओ भाई। अभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल की आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के आपके पीवाई क्यों होंगे, इवनिंग में इसके पीवाई क्यों होंगे भाई, इवनिंग में इसके पीवाई क्यों होंगे, और कुछ और सब्जेक्ट के मिक्स्ड पीवाई क्यों रखने की हम ट्राई रखेंगे। बताओ भाई, प्रॉब्लम है या नहीं, ये आपके लिए भाई 2 बार रखी, ताकि स्टूडेंट के रखिए ये वाली। हाँ जी बिल्कुल ब्रेक देंगे भाई, ब्रेक देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने पीवाई क्यों नहीं करवाई, इस वजह से इसके, क्योंकि थोड़ा ब्रेक चाहिए अभी आपको। नियर अबाउट 12 o'clock स्टार्ट करेंगे भाई सेकंड क्लास को, टाइमिंग ग्रुप में मेंशन कर देंगे भाई। 12 o'clock क्लास, यहीं पे टाइमिंग बता देता हूँ, ठीक है ना, वो वाली क्लास को भाई, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई, एक वाला हुआ और ये बिल्डिंग रिपेयर वाला हुआ, इसके पीवाई क्यू कहीं पे नहीं मिल रहे हैं भाई, कहीं पे भी जाके सर्च करोगे कहीं पे भी नहीं है अच्छे वाले पीवाई क्यू। जो भी बेस्ट पीवाई क्यू होंगे वो आपको यहीं क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है भाई। बताओ जल्दी से, बताओ किसी को कोई क्वेरी का, फिर क्लास को हम फिनिश करते हैं भाई जल्दी से। आर यू हैविंग एनी क्वेरी, बताओ भाई जल्दी से बताओ। अजीत, सोनू, अंकुर, विजेंदर, आर यू हैविंग एनी क्वेरी इन टुडेज क्लास। ओके ठीक है भाई, अगर आपको क्वेरी नहीं है, ठीक है भाई, सही है। पीवाई क्यू करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाई क्यू इससे बाहर नहीं आएंगे भाई, अगर कुछ होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप देखो,
हमारा मेथड क्या है, जो चीजें थ्योरी में कवर ना करवा सकते हो उनको पीवाईक्यू के थ्रू कवर करवा देंगे आपको। ठीक है भाई। सो थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल डाल देंगे भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाली। चलिए भाई, हाँ जी बिल्कुल सही है। 12 o'clock होगी भाई, नेक्स्ट क्लास 12 o'clock। पीवाईक्यू होंगे जिसमें अर्थक्वेक वाले। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।